फार्मूलाज़ के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप हमें मिल जाता है डेटा के नाम से, और इसके नाम से पता चल रहा है डेटा के ऊपर काम करना है तो डेटा टैब आपको आना चाहिए। फार्मूलाज़ में यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज़ के रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल रहा था। फार्मूलाज़ इंसर्ट कर लो और फिर उसके ऊपर मज़ीद काम करो। अगर डेटा आपको कहीं और से लेके आना है तो ये फर्स्ट के 2 ग्रुप्स आपका हेल्प करेंगे डेटा लाने में। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि डेटा को लाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते, फाइल्स मिल जाते, फाइल फॉर्मेट्स मिल जाते, जहाँ से आप डेटा लेके आ सकते हो। तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, तो इस वाले ग्रुप से हम डेटा को लेके आ सकते हैं। और फिर क्वेरीज एंड कनेक्शंस, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे फाइल्स में कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, कौन से कनेक्शंस है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से आप क्वेरीज देख सकते हो। तो फिलहाल ज़ीरो क्वेरीज और ज़ीरो कनेक्शंस हमें दिखाया जा रहा होगा। क्वेरीज से आपको बताया जाता है डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गेट डेटा, अब डेटा डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म से आप लेके आ सकते हो, जैसे कि गेट डेटा प्रीव्यू। अब इस पर क्लिक कर लो। कहाँ कहाँ से आप एक्सेल में डेटा लेके आ सकते हो वो सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। अब ये सारे आपको आए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन सभी प्लेटफॉर्म से एक ही साथ तो डेटा आप नहीं लेके आओगे, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म से आप डेटा लेके आओगे। अब जहाँ से भी आपको डेटा लेके आना है वो सोर्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे भी सोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस और फ्रॉम अज़ूर, और फिर फ्रॉम फैब्रिक एंड पावर प्लेटफॉर्म, और फिर इसी तरह कुछ मज़ीद ऑप्शंस। तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम फाइल, तो डिफरेंट टाइप के फाइल से आप डेटा लेके आ सकते हो, टेक्स्ट फाइल और CSV, या तो फिर एक्सेल वर्कबुक, या तो फिर XML, जेसन, PDF फोल्डर, और भी बहुत कुछ। तो जहाँ से भी आपको डेटा लेके आना है, सिंपल इसका मतलब कि डेटा लाने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। डेटा एक्सटर्नल है तो यहाँ से आप एक्सटर्नल डेटा MS एक्सेल के शीट में या तो वर्कबुक में लेके आ सकते हो। तो अगर मुझे एक्सेल के वर्कबुक से डेटा लेके आना है तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको पता होता है आपके कंप्यूटर में वर्कबुक कहाँ पे मौजूद है, एक्सेल के फाइल्स कहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे मैंने कुछ वर्कबुक क्रिएट किए हैं, तो इनमें से किसी एक वर्कबुक को सेलेक्ट करके इंपोर्ट करता हूँ। अब इंपोर्ट करने के बाद ये थोड़ा-सा लोड करके आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि जिस बुक को आपने सेलेक्ट किया है, फ़ाइल को सेलेक्ट किया है, वो नाम ये रहा है उसका। और अगर बहुत सारे आपके यहाँ पे क्वेरीज़ आ रहे होंगे या तो फिर फाइल्स आ रहे होंगे जहाँ से आप डेटा लेके आ रहे हो और वो गायब हो जाता है जिससे आपको डेटा चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो वर्कबुक हमने इंपोर्ट किया उसमें यहाँ पे शीट 1 आ रहा है, मतलब 1 शीट, 2 शीट और ये 3 शीट। तीसरी शीट में कुछ नहीं आ रहा। फर्स्ट शीट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्म डेटा। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेरीज आते हैं, या तो फिर आपको यहाँ पे अगर आपको पावर क्वेरी आती है तो पावर क्वेरी के थ्रू आप यहाँ पे डेटा को एडिट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके डेटा के रिलेटेड। फिलहाल इस ऑप्शन को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और इस विंडो को करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस हमने चले जाना था गेट डेटा फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, और वर्कबुक वापस सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ से हमने किसी भी एक शीट जिससे हमें डेटा चाहिए वो शीट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद लोड, और दूसरा ऑप्शन आ जाता है लोड टू। अगर लोड टू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने छोटी सी विंडो आ जाएगी, और उस विंडो में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि ये डेटा आपको कैसे इंपोर्ट करनी है, कैसे लेके आना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद टेबल के फॉर्म में ये डेटा यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर लिया। वहाँ पे जितने भी इंटर्स हुए थे उन इंटर्स के बेस पे यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हमें सेल्स और रोज़ मिल जाते फॉर्मेट की शक्ल में। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्वेरीज में दिखाया जा रहा है कि इस वक्त एक ही क्वेरी और एक ही यहाँ पे शीट से डेटा आ रही है, और इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे वापस चले जा सकते हैं पावर क्वेरी की तरफ, और हम यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसे क्लोज़ करते हैं। साइड बार नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे क्लोज़ कर सकते हो। वापस लेके आना है तो आपके सामने यहाँ पे डेटा और क्वेरीज एंड कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप ये चीज़ वापस इनेबल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन प्रॉपर्टीज़, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस फाइल के रिलेटेड जितने प्रॉपर्टीज़ होंगे, आपको कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें आप यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल अगर डेटा इस वाली शीट में अपडेट हो जाती है तो आप चाहते हैं कि वो डेटा मुझे यहाँ पे भी अपडेट करनी है, मतलब जहाँ से भी ये डेटा आ रही होगी वहाँ पे अगर कुछ चेंज आप करते हो वहाँ पे चेंज से यहाँ पे भी आपको चेंज अपडेट करना है, तो ये ऑप्शन। फिलहाल यहाँ पे मैं नया शीट उठाता हूँ।
अगर मुझे किसी टेक्स्ट के फाइल से ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं जहाँ पे आपके पास एमएस ऑफिस नहीं होता, तो आपके कंप्यूटर में आपको नोटपैड मिल जाता, आपको या तो वर्ड पैड मिल जाता। तो अगर आपको वहाँ से डेटा लेके आना है, ज़ाहिर बात है डेटा एंट्री तो करनी होगी, पर अगर डेटा एंट्री आपने किसी और फाइल में किया, वहाँ से आपने डेटा लेके आना है, बाद में आपने एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर लिया वगैरह, तो हम उन फाइल से डेटा लाने के लिए वापस गेट डेटा फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट, सामने भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट और CSV, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको पता होता है फाइल कहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप वापस सेलेक्ट करते हैं। एक फ़ाइल मौजूद है नसीब कोड स्टूडियो डॉट txt के नाम से, इससे हमें डेटा उठा के लाना है, तो इसे सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और शो प्रीव्यू वर्जन या तो फिर इंपोर्ट वर्जन देखना है तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, ट्राई कर लेना। फिलहाल इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने इंपोर्ट पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने होंगे। सबसे पहले फ़ाइल का ओरिजिन क्या है और किस टाइप का इसमें डेटा आ रहा होगा, वो ओरिजिन ये खुद बहुत डिटेक्ट कर लेता है। अगर कुछ गलत डिटेक्शन हो जाती है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। किस टाइप का डेटा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि ये जो आपके पास कॉलम्स बने, अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, जो कि डेटा यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप में इस वाली फ़ाइल में मौजूद है। अब इस डेटा में मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कॉलम्स बनाने थे वहाँ पे मैंने सिंपल कोमा लगा लिया। कोमा मतलब कि यहाँ पे एक कॉलम बनेगा और कॉलम का लाइन बनेगा, तो इसने यहाँ पे कॉलम के जो लाइंस थे वो इन कोमास को ख़त्म करके कॉलम के लाइंस क्रिएट कर लिए। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे डिलीमीटर कुछ आ रहा है, तो कोमा के बेस पे इसने यहाँ पे डेटा को सेपरेट कर लिया। इक्वल साइन है तो ये सिलेक्ट कर लो, सेमी कोलन स्पेस स्टेप, या तो फिर कुछ ऐसा सिंबल है जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा तो कस्टम पे क्लिक करके वो सिंबल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो देख लो ये यहाँ पे कोमास मुझे दिखा रहा है, मेरे डेटा के लास्ट में कोमास आ रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ कोमास ही हैं, कोमास के बेस पे डेटा को सेपरेट कर लो, तो यहाँ से वापस सेलेक्ट करते हैं कोमा। अब हमेशा जब भी आपको डेटा एंट्री करनी है किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में और प्रोग्राम में जिसमें आपको यहाँ पे डेटा एंट्री की तरह टेबल्स नहीं मिलते, तो जहाँ पे भी आपको कॉलम क्रिएट करना होगा वहाँ पे कोमा का यूज़ कर लो। जैसे कि प्रोजेक्ट आईडी फिर कोमा, फिर प्रोजेक्ट नेम फिर कोमा, फिर लीड डेवलपर फिर कोमा, इसी तरह आगे चलते जाए। और जैसे आप चाहते हो कि यहाँ तक हेडर्स हो गए, अब नेक्स्ट रो में जाना है तो फिर इंटर करके फिर यहाँ पे आईडी नंबर फिर कोमा, फिर इसी तरह डेटा, फिर इंटर फिर सेम इसी तरह, मतलब कोमा सेपरेशन के थ्रू आप कॉलम्स बना सकते हो। और नेक्स्ट आ जाता है डेटा का डिटेक्शन कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट 200 रोज़ के बेस पे डिटेक्ट करना है कि किस टाइप का डेटा है, या तो फिर बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट, या तो फिर ये डिटेक्ट करना ही नहीं है। तो ये आपने 200 रो ही छोड़ देना है, लेकिन रिक्वायरमेंट को भी देखा जाता। और रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो अगर उस डेटा में कुछ चेंज हो चुका होगा वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। नहीं तो हम लोड पे क्लिक करते, अब डेटा इसने यहाँ पे लोड करके हमें दे दिया। अब मान लें मैं उस वाले डेटा की तरफ चला जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया नसीब खान को और इसे डिलीट कर लिया। अब डिलीट करने के बाद कंट्रोल एस से फाइल सेव करूँगा और यहाँ पे मान लें नसीब खान मुझे दिख रहा है, पर मुझे डेटा चेक करना है कि वो डेटा जो कि कहीं और से आ रहा है उसमें अगर चेंज हो चुकी है तो एक काम कर लो, इसमें भी वो चेंज रिफ़्रेश कर लो। तो इसके लिए रिफ़्रेश पे क्लिक कर दे, तो देख लो वो डेटा यहाँ से चली गई। तो मतलब रिफ़्रेश बटन से आप यहाँ पे डेटा को बार बार रिफ़्रेश कर सकते हो और ये चीज़ आपको डेटा टैब में भी मिल जाता है। यहाँ पे रिफ़्रेश, रिफ़्रेश ऑल और रिफ़्रेश, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मज़ीद ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ का ये वाला हिस्सा समझ आ चुका होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है वर्क बुक लिंक्स, इसे समझते हैं। तो इसके लिए मान लें मैंने यहाँ पे लिखा नेम, फिर यहाँ पे लिखा नसीब खान, और फिर यहाँ पे लिखते हैं चैनल, और फिर लिखते हैं नसीब कोड स्टूडियो। ये चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद अब ये डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क बुक लिंक्स। तो मान लें अगर आप यहाँ से डेटा लेके जाते हो और ये डेटा एज अ लिंक दिखाना है, एक डेटा आपको मल्टीपल जगहों पे दिखाना है, मल्टीपल शीट्स में वर्क बुक्स में दिखाना है, तो फिर इसके लिए आप यहाँ पे पेस्ट में एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जिसका नाम होगा लिंक्स। पेस्ट कर लो पर लिंक्स के फॉर्म में, लिंक्स की शक्ल में। तो लिंक्स का मतलब कि डेटा जैसे ही चेंज होगा ओरिजिनल फाइल में तो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो फिलहाल कंट्रोल एन एक नया वर्कबुक उठाते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे पर लिंक की शक्ल में। तो यहाँ पे पेस्ट लिंक और कॉलम्स को रिसाइज करते हैं। अब अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो तो ऊपर फार्मूला बार में आपको डेटा नहीं दिख रहा, पर हाँ यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है कि बुक 1 शीट 1 A2 सेल से ये डेटा आ रही है। बुक 1 शीट 1 मतलब ये रेफरेंस है।
तो ये डेटा कहीं और से आ रही है, लिंक दिखाया जा रहा। और अगर हम यहाँ पे डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ जा रहा है, वर्कबुक लिंक्स। इस वर्कबुक को आपने किसी और शीट के साथ या वर्कबुक के साथ लिंक किया है, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ हमें दिखाई जाएगी। और सिंपल अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी चेंज रियल डेटा में होगा यहाँ पे भी वो चेंज रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और लिंक्स को ब्रेक करना है, चाहते हो कि रियल डेटा में अगर चेंज होती तो यहाँ पे चेंज ना हो जाए, इसको फिक्स कर लो, तो यहाँ से आप लिंक को ब्रेक भी कर सकते हो। पर यहाँ पे एक सिंपल सा डेमो देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे वर्कबुक 1 की तरफ, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि नेम को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे लकी। और वापस हम चले जाएंगे अपनी दूसरे वाली फ़ाइल की तरफ, और यहाँ पे भी देख सकते हो लकी आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ऑल पे क्लिक करता हूँ और ब्रेक लिंक्स पे क्लिक करूँगा, अब लिंक्स की जगह पे हमें यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दिख रहा है, रेफरेंस की जगह पे डायरेक्ट हमें डेटा दिख रही है। और यहाँ पे वर्क बुक लिंक्स, देयर आर नो लिंक्स और एनी एक्सटर्नल वर्क बुक। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है देयर आर नो लिंक्स टू एनी एक्सटर्नल वर्क बुक। तो इस साइड बार को क्लोज करते हैं। अब अगर रियल डेटा में हम चेंज करते हैं, वापस मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, और यहाँ पे आके देखेंगे तो देख लो, और रिफ़्रेश भी करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला जो ग्रुप है वो समझ आ चुका होगा कि ये ग्रुप कैसे काम करता है और आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये साइड बार हम क्लोज़ कर दें। एक और यहाँ पे शीट उठाते हैं और चले जाएंगे यहाँ पे डेटा बार की तरफ। और फ्रॉम टेक्स्ट और CSV आपने देख लिया, और फ्रॉम वेब आप किसी वेबसाइट से डेटा लेके आना चाहते हो तो ये ऑप्शन, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे विकीपीडिया है, और विकीपीडिया में मैंने सर्च किया ChatGPT। अब इसमें से जो मेन डेटा है वो मुझे यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि ये साइड बार का जो डेटा है वो मुझे चाहिए, या तो फिर डिफरेंट टाइप के इसके टेबल्स बन सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से इनसे डेटा उठा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो ऊपर वाला लिंक है इसे कॉपी कर लो। ये प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी वेबसाइट से डेटा उठा सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे जो लिंक है ये लिंक आप कॉपी करेंगे, पर सबसे पहले आपको उस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन से आपको डेटा चाहिए, और फिर वहाँ का लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है वापस MS एक्सेल शीट की तरफ, और इसके बाद फ्रॉम वेब और एडवांस्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एडवांस्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिलहाल हमारे पास ये बेसिक ऑप्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट URL इसे दे देंगे और ओके पे क्लिक करते हैं। ये डेटा को एनालाइज करके कनेक्शन बनाएगा डायरेक्ट विकीपीडिया या तो उस वेबसाइट के साथ जिस वेबसाइट का हमने URL इसे दे दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसने हमें टेबल बना के दे दिया। अब यहाँ पे क्लिक करके जिस टाइप का भी टेबल आपको इंसर्ट करना है, जो डेटा इंसर्ट करना है, वो डेटा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसी टेबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसे सेलेक्ट करके लोड पे क्लिक करेंगे और गेटिंग डेटा थोड़ा सा ये पर लोड लेगा, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब ऊपर यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब ये खुद से कॉलम्स के हेडर्स या तो फिर आपके डेटा को हेडर्स दे देता है। अगर ये हेडर्स नहीं चाहिए तो एक दफ़ा डेटा को कन्वर्ट कर लो रेंज में, जो कि आप टेबल डिज़ाइन वाले टैब से कर सकते हो। क्वेरी पे क्लिक करके क्वेरी के रिलेटेड यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिलहाल टेबल डिज़ाइन, कन्वर्ट टू रेंज, और इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। और फॉर्मेट हमें नहीं चाहिए तो सिलेक्शन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक क्लियर फॉर्मेट्स, और इसके बाद साइड बार क्लोज। और ये डेटा मुझे वापस एक दफ़ा ये ऊपर वाली जो रो है इसे डिलीट करते तो कंट्रोल माइनस और कंट्रोल A डेटा सेलेक्ट। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे इंसर्ट टैब की तरफ, और यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद माय टेबल हैज़ हेडर्स, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वापस डेटा आ चुका है। पर वो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे हमारे हेडर्स आ रहे थे डेटा के लिए, वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब वापस यहाँ पे हमने क्लिक करना है डेटा पे, और डेटा पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम वेब, इसी तरह टेबल और रेंज से अपने डेटा इंपोर्ट करना है तो टेबल और रेंज से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हो पावर क्वेरी की शक्ल में। जैसे कि ये डेटा है ये आपको लोड करना है तो डायरेक्ट यही डेटा उठा सकते हो जो कि पहले से हमने कहीं से उठाया, या तो फिर आपके सारे शीट्स जहाँ जहाँ से डेटा आ रही है वो सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। तो इनको हम क्वेरीज भी कह सकते हैं, इनको हम कनेक्शंस भी कह सकते हैं। कनेक्शंस मतलब कि डेटा अगर कहीं और से आ रही है। फिलहाल इसे क्लोज करते हैं और कीप पे क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस हमने किए होंगे वो चेंजेस यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे डेटा में आपको ऑप्शन मिल जाता फ्रॉम पिक्चर। किसी पिक्चर से आपको डेटा उठाना है तो डेटा किसी पिक्चर से भी आप उठा सकते हो। जैसे कि मेरे पास पिक्चर्स पड़े हैं डाउनलोड सेक्शन में, तो फ्रॉम पिक्चर, पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे हमने स्क्रॉल करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। और जो भी पिक्चर होगा जिस पिक्चर से आपने डेटा उठानी है वो पिक्चर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, इसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये डेटा
डेटा फ्रॉम पिक्चर, वी आर एनालाइजिंग योर इमेज एंड प्रिपेयरिंग योर डेटा। तो ये लोड लेगा, 100% जैसे कंप्लीट होगा, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा कि कुछ रोज़ वगैरह यहाँ पे मिसिंग है, कुछ डेटा मिसिंग है, इंसर्ट डेटा। और यहाँ पे 31 आइटम्स स्टिल रिक्वायर रिव्यू, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जा रहे हैं वार्निंग के फॉर्म में। तो ज़ाहिर बात है ये कुछ ऐसा डेटा है ही नहीं जो कि हम यहाँ पे इंसर्ट कर ले। तो जहाँ पे भी आइकन्स आ रहे हैं, ये आइकन्स को स्किप करके ये डेटा यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा। तो इंसर्ट एनीवे पे क्लिक करेंगे, तो जो डेटा ये लेके आ सकता था इमेज से, वो सारा डेटा इसने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। और इसके लिए हमने फ्रॉम पिक्चर ऑप्शन का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता रिसेंट सोर्सेज, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डेटा कहाँ कहाँ से आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके जस्ट बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में भी आपको यहाँ पे कनेक्शंस दिखाया जा रहा कि डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पे पता कर सकते हो। और उसके जस्ट बाद आपको फिर यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शंस मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे पता कर सकते हो कितने कनेक्शंस है और कितने क्वेरीज है। और आप अपने क्वेरीज का डेटा पूरा यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ कहाँ से डेटा आ रहा है, उन फाइल्स का नाम क्या है, एक्सटर्नल जितने भी फाइल्स होंगे उनके नाम यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। समझ नहीं आते तो आप एक ट्रिक ये यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन होगा, ज़ाहिर बात है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा को इंसर्ट करता हूँ, तो मैं इस साइड बार में ऑप्शंस को चेकआउट कर सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो अगर कोई भी चीज़ कहीं से स्किप हो जाती है तो उसे आप खुद से सेल्फ स्टडी करके एनालाइज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। या तो फिर चैट जीपीटी को वो ग्रुप दे दो कि एम एस एक्सेल में इस ग्रुप का क्या काम है, तो चैट जीपीटी भी आपको वो चीज़ बता देती है। तो इससे आपका जो नॉलेज है एम एस एक्सेल में, या तो फिर किसी भी कोर्स में, जिस कोर्स को आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ उसमें स्किप हो जाती है या समझ नहीं आती, तो डायरेक्ट आप चैट जीपीटी से पूछ लें, या तो फिर ऑनलाइन किसी भी एआई से पूछ लें, वो आपको उस वाले टूल के रिलेटेड अच्छे से गाइड कर लेगा। डेटा टैब में नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे डेटा टाइप्स के नाम से। तो एक्सेल में आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं रहता, आप इन ऑप्शंस के थ्रू वो जो टेक्स्ट है वो रियल और रियल वर्ल्ड डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टॉक्स आ रहा है, तो स्टॉक्स को समझते हैं। मान लें हम यहाँ पे किसी कंपनी को इंसर्ट करते हैं या किसी कंपनी का नाम लिखते हैं। अब वो कंपनी कोई भी हो सकता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, और एक और कंपनी यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एप्पल, और एक और कंपनी जैसे टेस्ला। और ये 3 कंपनीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। आप अपने हिसाब से और कंपनीज़ मेंशन करना चाहते हो, जैसे कि कोका कोला हो गया वगैरह, तो उन कंपनीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उनके आप स्टॉक्स यहाँ से रीड कर सकते हो, उनका डेटा यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे इनका डेटा? सिलेक्शन करेंगे, मैंने यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद स्टॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद इसने माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, और एप्पल को एप्पल के स्टॉक्स में, और इसी तरह टेस्ला को टेस्ला के स्टॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। मतलब स्टॉक्स का ये नाम है MSFT। तो अगर आपको ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म पे या तो ऑनलाइन MSFT दिख जाता, तो समझ ले ये बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की। और अगर AAAPL दिख जाता, तो ये एप्पल की बात हो रही है। TSLA दिख जाता, तो ये टेस्ला की बात हो रही है। अब अगर मुझे इनका डेटा निकालनी है, तो यहाँ पे छोटा सा आपको कार्ड दिख रहा होगा, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसर्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा टू अ सेल, इस वाले सेल में हमने इस वाले स्टॉक के रिलेटेड डेटा निकालना है, तो हम इस वाले कार्ड पे क्लिक करते हैं। अब अगर हमने पूरा डेटा देखना है, तो शो डेटा टाइप कार्ड, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हमें डेटा दिखाया जा रहा, जैसे कि स्टॉक इस वक्त 2.51% नीचे आ चुका है। और फिर स्टॉक कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। प्राइस क्या चल रहा है, ये रहा प्राइस एक्सटेंडेड। और फिर यहाँ पे एक्सचेंज क्या होगा इसका, और फिर उसके बाद लास्ट टाइम ट्रेड इसमें कब हुआ था, और फिर टिकट का और टिकर का सिंबल क्या है। उसके जस्ट बाद आपको एक्सचेंज एब्रीवेशन मिल जाता। और फिर यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है, और इवन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी इसका आपको मिल जाएगा। अब इसमें से जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि इवन एम्प्लॉयर्स भी दिखाया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में कितने एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, उसके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और इंडस्ट्री किस टाइप का है, ये यहाँ पे स्टॉक्स प्रोवाइड, और ये किस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा, वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस वाले बटन पे वापस क्लिक करते हैं। मान लो मुझे 52 वीक्स का इसका हाई देखना है कि लास्ट 52 वीक में ये कितना ऊपर गया है।
तो $555 ये ऊपर जा चुका है। और अगर हम इस पे क्लिक करके 52 वीक्स का लो देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। 52 वीक्स लास्ट के जो 52 वीक्स हैं उसमें $344 ये नीचे जा चुका है। कंट्रोल जी, वापस इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज, आप चेंज यहाँ पे देख सकते हो। और फिर वापस यहाँ पे क्लिक करके अगर हमें यहाँ पे करेंसी देखना है, किस करेंसी के बेस पे ये ट्रेड या तो फिर इसे ख़रीदा और बेचा जाता, और वापस इस पे क्लिक करके नेक्स्ट अगर हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखना है तो पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिर इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लो इसका नाम आपको पता करना है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि हमने स्टार्ट में लिखा था। फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका प्राइस, तो प्राइस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो इसका करंट प्राइस होगा। और फिर यहाँ पे नीचे मज़ीद जैसे कि इसका वॉल्यूम आपको देखना है तो इसका वॉल्यूम देख सकते हो वगैरह। अब अगर सेम इसी तरह हमने एप्पल का निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने शो डेटा टाइप कार्ड, हम इस पे क्लिक करते हैं। मुझे यहाँ पे फ़िलहाल देखना है कि इसमें ओवरऑल कितने एम्प्लॉयर्स है। तो इसमें इस वक्त 1,66,000 एम्प्लॉयर्स है। सेम इसी तरह टेस्ला का मुझे देखना है तो इसे हम यहाँ से ट्रैक करते हैं। तो 1,34,785 एम्प्लॉयर्स इस वक्त टेस्ला में काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इजी वे में आप डेटा निकाल सकते हो किसी भी कंपनी के रिलेटेड, अगर उसके स्टॉक्स ऑनलाइन मौजूद हो तो। अगर ऑफलाइन कंपनी है जिसने खुद को रजिस्टर नहीं किया स्टॉक मार्केट में तो ज़ाहिर बात है उसका डेटा आपको कुछ इस तरह से नहीं मिलने वाला। तो एक्सेल ये जो आपका टेक्स्ट है इसे इजीली डिटेक्ट कर रहा है ऑनलाइन वर्ल्ड से या तो दुनिया के डेटा से, और दुनिया के डेटा के साथ इसे कनेक्ट करके आप इसके रिलेटेड कुछ भी पता कर सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तो हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं स्टॉक ट्रैकिंग के लिए कि किस कंपनी का स्टॉक कितने ऊपर गए या किस कंपनी का स्टॉक कितने नीचे आ गए। पर एम एस एक्सेल यहाँ पे इसका ज़िम्मा नहीं लेता कि आप यहाँ पे इसी डेटा को देख के स्टॉक्स ख़रीदो या बेचो। ये सिर्फ डेटा है, डेटा देखना। तो आप यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कंपनी में, उसके लिए डैशबोर्ड बनानी है ताकि डेटा को इजीली डिटेक्ट कर पाओ, तो भी आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। के जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे करेंसीज़ के नाम से। तो अगर आपको कोड के बेस पे किसी भी कंट्री का आपने टिकर फाइंड करना है, टिकर मतलब जो भी यहाँ पे कंपनी होगी जिसके स्टॉक्स मौजूद होंगे ऑनलाइन, तो उसका एक स्पेशल कोड होता है, निकनेम होता है या तो कोड होता है। तो उस कोड के बेस पे आप उस कंट्री के टिकर को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AAPL, तो ये एप्पल रिप्रेजेंट करता, तो ये एप्पल का टिकर है। और अगर हम इसको सेलेक्ट करके करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्टॉक नास्डक स्टॉक मार्केट, या तो फिर वेनर बोयरसी, या तो जो भी आप इसे कह दो, ख़तरनाक सा नाम है। और फिर वारसा स्टॉक एक्सचेंज। तो फिलहाल हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इसके रिलेटेड आपको डिटेल निकालने हैं तो यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हो। पर अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने 1 टाइप किया, इसे सेलेक्ट करेंगे, करेंसीज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये 1 के बेस पे ये 1 जिस भी कंपनी का टिकर कोड होगा तो ये उस कंपनी को डिटेक्ट करके आपके सामने उसका निक नेम और कोड लेके आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखूँगा, 5 लिखूँगा और इन्हें सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो हमें उन कंट्रीज़ का जिनका भी ये, या तो उन कंपनीज़ का जिन कंपनीज़ का ये टिकर कोड होगा, तो वो कंट्रीज़ और वो कंपनीज़ हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसके रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि नेम पे क्लिक करेंगे तो इसका नेम आ जाएगा। उसके जस्ट बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता जिसका नाम होगा यहाँ पे जियोग्राफी। अगर हम यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रीज़ और फिर यहाँ पे मेंशन करते हैं, मान लें सबसे पहले पाकिस्तान, फिर लिखते हैं इंडिया और फिर लिखते हैं अफ़गानिस्तान। और यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हमने मेंशन कर ली। आप मज़ीद कंट्रीज़ मेंशन करना चाहो, जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा उन कंट्रीज़ को मेंशन कर सकते हैं। अगर इन कंट्रीज़ के रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन निकालना है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके जियोग्राफी, और जियोग्राफी के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके सामने यहाँ पे वो आइकन्स आपको दिख जाएंगे। उन आइकन्स पे क्लिक करने के बाद ये आपको कंट्री का फ्लैग और फिर उसके रिलेटेड मज़ीद और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, ऑलमोस्ट ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन ये आपको दे देगा। हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले एब्रीवेशन इस पर क्लिक करेंगे तो पीके शॉर्ट में पाकिस्तान को पीके, और इसी तरह ड्रैग करेंगे बाकी 2 ममालिक के लिए तो PKINAF, और इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लिक करके फाइंड करना चाहते हैं एग्रीकल्चर लैंड और इस पे क्लिक करते हैं तो 47% और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 58 और इन्हें सेलेक्ट करके नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वापस एरिया एरिया कितने एरिया के ऊपर कौन सी कंट्री मौजूद है और फिर वापस यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस साइज़ और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करके और बर्थ रेट और फिर यहाँ पे क्लिक करके ये छोटा सा कार्ड आपको दिख रहा होगा इसके बेस पे मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ कॉलिंग कोड मुझे मालूम करना है तो 92 नंबर के सामने लगाया जाता है अगर वो नंबर पाकिस्तान को कॉलिंग नंबर और फ़ोन नंबर और इसी तरह 91 अगर वो इंडिया को 93 अगर वो अफ़गानिस्तान को सेम इसी तरह यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे CPI और फिर GDP देखना है तो यहाँ पे हम GDP देख सकते हैं हर एक कंट्री का और फिर वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं इस छोटे से कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता और इवन यहाँ पे एक ऑप्शन था जिसके थ्रू हम इसका जो फ्लैग था वो भी इंसर्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन हो गया करेंसी कोड हो गया तो यहाँ से आपको करेंसी का कोड पता चल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट हमें यहाँ पे इमेज तो यहाँ पे इनके इमेजेस आ जाएंगे और फिर वापस यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट चीज़ जो कि पॉपुलेशन तो यहाँ पे पॉपुलेशन आ जाएगा और सेम इसी तरह नेक्स्ट चीज़ जो कि मुझे चाहिए था इनका यहाँ पे टाइम जोन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ का हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चल जाएगी सेम इसी तरह वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब मान लें मुझे यहाँ पे शो डेटा टाइप और कैपिटल और मेजर सिटी तो यहाँ से हम इसे इंसर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज़ का भी फाइंड करना है तो कुछ इस तरह से तो देख लो कितना इजीली आप किसी भी कंट्री के रिलेटेड पूरा जियोग्राफिकल डेटा निकाल सकते हो वो भी सिंगल क्लिक से पर ये चीज़ मुमकिन हो पाती जब आपको यहाँ पे डेटा टाइप्स और इसके साथ आपको इंटरनेट की भी नीड पड़ेगी तो आप पूरा डेटा किसी भी कंट्री के रिलेटेड निकाल सकते हो के जस्ट बाद हमें नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे मिल जाता सॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से हम इसमें कुछ चीज़ें पहले से कवर कर चुके हैं तो थोड़ा सा मज़ीद इन्हें पढ़ते हैं अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है मान लें इस डेटा में से हमने कुछ डेटा को सॉर्ट करना है तरतीब देना है तो तरतीब देने के लिए ये तीन ऑप्शंस और अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है उनमें से सिर्फ एक ही टाइप का आपको डेटा देखना है जैसे कि स्टेटस के अकॉर्डिंग मुझे एक्टिव डेटा देखना है सिर्फ या इनएक्टिव डेटा देखना है तो फिर वहाँ पे हम फ़िल्टर जैसे चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्शन करेंगे और सबसे पहले आपका कर्सर यहाँ पे माने रखता आपका कर्सर कहाँ पे पड़ा है तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट दो टाइप के होते हैं एक आपके पास होगा असेंडिंग जो कि A to Z और दूसरा होगा डिसेंडिंग जिसे Z to A कहते हैं अब A to Z कैसे काम करता है मैंने कहा अगर आपके पास वर्ड्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं ABCDEF और लास्ट में Z तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और अगर उल्टा Z फिर Y फिर X फिर B फिर A तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लास्ट वाले लेटर से स्टार्ट होके स्टार्ट वाले लेटर की तरफ और स्टार्ट वाले लेटर से स्टार्ट होके लास्ट वाले लेटर पे ख़त्म और सेम इसी तरह नंबर में होता है अगर 1 2 3 4 5 ये होगा असेंडिंग ऑर्डर A to Z और अगर हम 5 3 या तो फिर 4 3 2 1 और फिर 0 तो ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर अब आपको डेटा कैसे देखना है वो आपकी मर्ज़ी पर उसके लिए हमें यहाँ पे सॉर्ट टाइप के ऑप्शंस दिख जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर माने रखता हूँ आपको यहाँ पे डेटा को तरतीब देना है पर किस कॉलम के बेस पे तरतीब देना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद ये सॉर्ट कर रहे हैं पर सिटी के बेस पे क्योंकि कर्सर इसी में पड़ा था अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो सॉर्ट किया जा रहा है पर एज के अकॉर्डिंग देख लो छोटे एज ऊपर और जो बड़े एज है वो नीचे सेम इसी तरह इनकम के अकॉर्डिंग तो जो छोटा इनकम था वो टॉप पे और बड़ा इनकम लास्ट में अगर हम ये वाला ऑप्शन तो बड़ा इनकम टॉप पे और छोटा इनकम लास्ट में सेम इसी तरह स्टेटस के अकॉर्डिंग तो एक्टिव टॉप पे और इनएक्टिव लास्ट में अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये अपोजिट कर लेगा डेटा को अगर हम यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग तो नेम में कर्सर रखो यहाँ पे क्लिक कर लो या तो फिर यहाँ पे जिस टाइप का भी आपको यहाँ पे सॉर्टिंग करनी हो और इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये एडवांस सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको दे देता है जैसे कि सॉर्ट बाय आपको जो तरतीब देना है वो
किस कॉलम के बेस पे तरतीब देना है, और फिर सॉर्ट ऑन सेल के वैल्यूज़, किस टाइप के वैल्यूज़ है, वैल्यूज़, कलर, या तो फिर फ़ॉन्ट कलर, या तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन्स, और फिर ऑर्डर क्या रखोगे, ए टू जी या तो फिर जेड टू ई। और अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो नंबर, जैसे कि नंबर आ रहा है यहाँ पे एज और इनकम, हम यहाँ से एज को सेलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे ये दो नाम चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने ऑलमोस्ट होम टैब में पढ़ लिया था। और आपको यहाँ पे मज़ीद कॉलम्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो फिर आप यहाँ से लेवल्स को ऐड कर सकते हो, लेवल को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से लेवल को कॉपी कर सकते हो, ऑप्शंस पे क्लिक करके मज़ीद ऑप्शंस। फिलहाल नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर में यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें जो कि हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले, अगर डेटा बहुत ज़्यादा उसमें से कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे फ़िल्टर का यूज़ करोगे। तो डेटा में कहीं पे भी कर्सर रखो, फ़िल्टर पे क्लिक कर लो, बटन्स आ जाएंगे ऊपर, इनको फ़िल्टर कहा जाता। अब अगर मुझे यहाँ पे नसीब खान का डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अनसेलेक्ट नसीब खान सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ नसीब खान का ही ये डेटा हमें दिखा देगा। और क्लियर करना है तो क्लियर यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी क्लियर। कुछ ऐसा डेटा जो कि आपको चाहिए, यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, फाइंड करने में मुश्किल हो रही है, तो सर्च कर लो टेक्स्ट फ़िल्टर, किस टाइप का आपको फ़िल्टर चाहिए, जैसे कि इक्वल्स टू, जो भी चीज़ आपने सर्च की होगी वो अगर मैच हो जाता है या मैच नहीं होता, या बिगिंस विद, जैसे कि मैं एन लिखता हूँ तो जो यहाँ पे नाम एन से स्टार्ट होंगे सिर्फ वही आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके पास फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम नेम क्लियर करता है। और अगर हमें स्टेटस के बेस पे फ़िल्टर देखने हो, जैसे कि मुझे सिर्फ ये एक्टिव वाले देखने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक क्लिक करने के बाद एक्टिव, ओके पे क्लिक करेंगे, तो सिर्फ हमें एक्टिव दिखाए जाएंगे। और क्लियर करना है फ़िल्टर, तो इस बटन पे क्लिक करके आप फ़िल्टर्स को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक एडवांस्ड ऑप्शन भी मिल जाता। अब इसका काम क्या है, पर उससे पहले रीअप्लाई देख लेते हैं। अब मान लें मुझे चैनल के बेस पे यहाँ पे फ़िल्टर लगानी है, और मैं यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो को फ़िल्टर करता हूँ। अब यहाँ पे रीअप्लाई, फ़िलहाल इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका कोई काम नहीं है। रीअप्लाई का मतलब कि अगर आपने पहले से फ़िल्टर लगाई है और उस फ़िल्टर में आप चेंजेस करते हो, पर वो चेंज ज़ाहिर बात है फ़िल्टर में अप्लाई नहीं होते और फ़िल्टर में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते। तो फ़िल्टर में डेटा को अपडेट करने के लिए आप रीअप्लाई का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नसीब कोड स्टूडियो की जगह पे मैंने ये लिखा एन सी एस या डबल एस। अब मान लें मुझे यहाँ पे तो देखना था सिर्फ नसीब कोड स्टूडियो को, ये तो एन सी डबल एस ये भी लेके आ रहा है। तो हम यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो एम एस एक्सेल को पता है कि फ़िल्टर किस चीज़ पे लगी थी, नसीब कोड स्टूडियो। डेटा चेंज हुई तो फ़िल्टर को अपडेट कर लो, तो रीअप्लाई से आप फ़िल्टर को अपडेट कर सकते हो। तो कहीं पे भी अगर आप चेंज करते हो और आप चाहते हो वो चीज़ अपडेट होनी चाहिए, उस फ़िल्टर वाले डेटा में वो चीज़ नहीं आना चाहिए, तो फिर रीअप्लाई से आप फ़िल्टर को अपडेट कर सकते हो। और वापस फ़िल्टर को ख़त्म करना है तो क्लियर, क्लियर से फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगी। अब मान लें हम यहाँ से नेम और चैनल उठाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने नसीब खान को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लिया। नसीब कोड स्टूडियो को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं डेटा को। अब मान लो मुझे इस वाले डेटा में से जहाँ पे भी नेम ये और चैनल ये मैच हो जाती है, वही डेटा सिर्फ चाहिए। इसके लिए डेटा को सेलेक्ट करते हैं, एडवांस्ड फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शंस होंगे, एक्शन, फ़िल्टर द लिस्ट और इन प्लेस। नेक्स्ट होगा कॉपी टू एन अदर लोकेशन, मतलब फ़िल्टर भी कर लो और उसका डेटा कॉपी कर लो किसी और लोकेशन पे। फिलहाल फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। सबसे पहले लिस्ट रेंज जो कि हम दे चुके हैं। क्राइटेरिया रेंज, क्या देखना है इस वाले रेंज में, मैंने कहा ये चीज़ देखनी है, ओके पे क्लिक कर लो। सिर्फ ये डेटा जहाँ पे भी मैच होगा वही डेटा हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स जो कि कभी कभार ये दिखा देता है, तो फिर आप एडवांस्ड में ये ऑप्शन चेक कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिक रिकॉर्ड्स ही दिखा देगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये क्लियर कर लेगा। अब मान लो मुझे इस डेटा को कॉपी भी यहाँ पे निकालना है, तो कॉपी निकालने के लिए एडवांस्ड, कॉपी टू अनदर लोकेशन। आपके पास तीन यहाँ पे रेफरेंसेस के या तो फिर तीन सेल्स आ जाएंगे जिसमें आप डेटा दे सकते हो। सबसे पहले लिस्ट रेंज, डेटा क्या है जो कि हम यहाँ पे देना चाहेंगे, ये हो गई डेटा हमारी। और आप यहाँ पे टॉप से भी सिलेक्शन कर सकते हो ताकि बॉटम तक सारा डेटा इसमें आ जाए अगर डेटा ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज, क्या इसमें फाइंड करना है, मैंने कहा ये चीज़। और उसके बाद नेक्स्ट कॉपी टू, कहाँ पे इसे पेस्ट करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे पेस्ट कर लो। कॉपी तो इनसे करना है पर पेस्ट यहाँ पे कर लो। और ओके पे क्लिक करेंगे। और रेफरेंसेस इजंट अवेलेबल,
यहाँ पे इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया, तो एक दफ़ा वापस सिलेक्शन करके ये आ गई हमारे पास ये, और फिर यहाँ से हमने ये 2 चीज़ें बता देने हैं और उसके जस्ट बाद कहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने कहा यहाँ पे पेस्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। तो इसने यहाँ पे इस डेटा के बेस पे इसमें से फ़िल्टर भी कर लिया और डेटा का यहाँ पे डुप्लिकेट भी हमें दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑलमोस्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। सॉर्ट एंड फ़िल्टर के जस्ट बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है डेटा के टूल्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा टेक्स्ट टू कॉलम। तो डेटा को टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट से कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो रैंडमली आपको डेटा रखना है और आपके सामने डेटा आ गई कि उसका रिकॉर्ड रख लो, तो आप वर्डपैड का यूज़ कर सकते हो, नोटपैड का यूज़ कर सकते हो, स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो। फिर वहाँ से डेटा उठा के आप एमएस एक्सेल में कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो। जैसे कि मान लें अगर मुझे नोटपैड में टाइपिंग करनी है तो मैं एक सिंबल ज़रूर छोड़ूंगा, जिस सिंबल के बेस पे मुझे पता होती है कि यहाँ पे एक कॉलम बनानी है। अगर मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे कॉमा यूज़ करूँगा, फिर फादर नेम यहाँ पे लिखूँगा और फादर नेम लिखने के बाद फिर आगे जो भी डेटा होगा उस डेटा से जस्ट पहले मैं यहाँ पर फिर एक सिंबल छोड़ूंगा। ये सिंबल आइडेंटिटी होती है कि ये एक कॉलम में आएगा और इस साइड का जो डेटा है ये दूसरे कॉलम में आएगा। तो डेटा को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे दरम्यान में एक सिंबल छोड़ देते हैं, वो सिंबल कोई भी हो सकता। हाँ, कॉमन सिंबल छोड़ना है, मिक्स नहीं करना है कि आप डिफरेंट टाइप के सिंबल्स छोड़ते जा रहे हैं। तो फिर इस सिंबल को ख़त्म करके डेटा को यहाँ पे कुछ इस टाइप के कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, वो डेटा मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो डेटा मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो एक ही सेल में वो पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। पर ये गड़बड़ हो गई, तो मैं यहाँ पे कोमा के बेस पे डेटा को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। कोमा मुझे नहीं चाहिए, कोमे के थ्रू मुझे सेपरेट करना है, पर इसे मुझे कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो डेटा को करते सिलेक्ट, सिलेक्शन के जस्ट बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कर ले और रीड कर ले, जैसे कि फिक्स्ड कॉलम और डिलिमिटेड वगैरह। और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि डिलिमिटर्स, कि आपको किस चीज़ के बेस पे यहाँ पे डेटा को सेपरेट करना है, कहाँ पे कॉलम बनानी है। तो क्या टेब्स के बेस पे? तो ज़ाहिर बात है टेब्स के बेस पे यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू हमें दिखाया जा रहा। टेब ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा सिंबल कौन सा है, मैंने कहा कोमा है, तो कोमा यूज़ करेंगे, टेब्स को हटा लेंगे। कोई ऐसा सिंबल जो आपको यहाँ पे लिस्ट में नहीं मिल रहा तो फिर वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कोमा यहाँ पे टाइप कर लिया और यहाँ पे हमें प्रीव्यू मिल चुका है। अगर डेटा ठीक है तो फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम में जो डेटा लाने जा रहे हो उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट, जनरल, डेट, या तो फिर डू नॉट इंपोर्ट कॉलम, स्किप कर लो ये फॉर्मेट। फिलहाल हमने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से फिनिश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखा जाए तो हमारे डेटा को यहाँ पे कॉलम्स में डिवाइड किया गया, और ये किसने किया, और ये ऑप्शन जिसका नाम टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे जिसका नाम है फ्लैश फिल, और फ्लैश फिल के थ्रू हम बता सकते हैं एमएस एक्सेल को कि आपको आगे डेटा के साथ करना क्या है। जैसे कि मान लें मुझे ये नेम और चैनल दोनों यहाँ पे जोड़ने हैं एक साथ, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस करते हैं, मतलब एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। कॉलम इंसर्ट करने के बाद हमने नेम और चैनल को कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है। तो अब सबको मैं खुद लिखूंगा तो टाइम ज़ाया होगा। तो कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता है तो एक दफ़ा आप कर लो, फ्लैश फिल के थ्रू आप वो काम एमएस एक्सेल से करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा नसीब, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट नेम मैंने लिखा और उसके बाद आगे नसीब कोड स्टूडियो। अब ये एक सेल के लिए और ये एक ही डेटा के लिए मैंने किया, और बाकी डेटा के लिए मुझे यहाँ पे फ्लैश फिल का हेल्प लेना होगा। तो सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद फ्लैश फिल पे क्लिक कर लो। तो बाकी डेटा के लिए इसने खुद ब खुद वो काम कर लिया। अब मान लें यहाँ पे हर नाम के सामने मुझे यहाँ पे जीमेल क्रिएट करना है, यहाँ पे इस चैनल का जीमेल, इसी तरह बाकी चैनल्स का भी मुझे जीमेल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नसीब कोड स्टूडियो और फिर लिखेंगे यहाँ पे 999@gmail.com। अब यहाँ पे बाकियों के लिए भी ये जीमेल चाहिए, तो ऊपर वाला सेल शिफ्ट के साथ डाउन एरो और बाकी सेल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जीमेल है, ये किसी प्रोग्राम की तरफ, जीमेल प्रोग्राम की तरफ आपको ले जाएगा, तो इसलिए अप एरो डाउन एरो से आप सिलेक्शन कर लो। और उसके बाद फ्लैश फिल, तो इसने सबके लिए यहाँ पे जीमेल्स मुझे क्रिएट करके दे दिया। तो जो भी काम बार बार रिपीट हो रहा है वो एक दफ़ा आपको करना है और बाकी आप फ्लैश फिल का यूज़ कर लो।
तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए, इसके हज़ारों और लाखों एग्जांपल मज़ीद हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि फ्लैश फिल का यहाँ पे काम क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे जिसका नाम है रिमूव डुप्लिकेट्स। डुप्लिकेट्स को रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे डेटा में देखना चाहेंगे डुप्लिकेट्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो नसीब खान प्रोग्रामर कराची, और यहाँ पे भी कराची, और यहाँ पे भी वही 22, यहाँ पे 50,000 पर इसमें डेटा यूनिक हो जाती है, और ये यहाँ पे एक्टिव, ये भी एक्टिव। तो हम यहाँ पे डेटा को कॉपी करना चाहेंगे, डेटा को कॉपी करते हैं। अब डेटा को पेस्ट करने के बाद अब मान लें मुझे यहाँ पे डेटा में से डुप्लिकेट्स को रिमूव करना है। वो डुप्लिकेट्स या वो डेटा जिसमें नेम, चैनल, कैटेगरी, सिटी, एज, इनकम स्टेटस, ये सब चीज़ें रिपीट हो रहे हैं, सेम एक जैसे टाइप किए गए हैं। तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन का नाम होगा यहाँ पे रिमूव डुप्लिकेट्स, इस पर क्लिक करते हैं। और डुप्लिकेट किस चीज़ के बेस पे आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेम के बेस पे डुप्लिकेट्स ख़त्म करने के, जहाँ पे भी आपको कॉमन नेम मिले वो नेम्स डिलीट कर लो, तो सिर्फ नेम को रहने दो, बाकियों को अनसेलेक्ट कर लो। तो वो सिलेक्ट अनसेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल इन सब के बेस पे हम चाहते हैं कि हर एक कॉलम में अगर एक चीज़ कॉमन मिल जाती तो डिलीट कर लो। ओके पे क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है 4 डुप्लिकेट वैल्यूज़ फाउंड, तो उनको डिलीट किया गया और 12 यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे रह गए। ओके पे क्लिक करेंगे तो नीचे वो जो 4 डुप्लिकेट्स हमने कॉपी पेस्ट किए थे वो इसने यहाँ पे डिलीट कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ चुके होंगे। अब यहाँ से करते हैं डेटा को सेलेक्ट और इनको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा जिसका नाम डेटा वैलिडेशन। अब अगर आपने डेटा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने, किस टाइप का डेटा इस रेंज में होना चाहिए, इसके अलावा बाकी डेटा उस पे एरर दिखा दो, तो फिर हम डेटा वैलिडेशन जैसे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करते ताकि डेटा थोड़ा सा खूबसूरत दिखे, और इन पे यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते। और फिर नेक्स्ट यही चीज़ हमने आगे रिपीट करना है, तो इसको कुछ इस तरह से रिपीट करते हैं। डबल क्लिक, इसे बड़ा साइज और उस पर डबल क्लिक। ये डेटा हमें नहीं चाहिए होगा, ज़ाहिर बात है। और यहाँ पे कंट्रोल बी, बोल्ड और सेंटर करते हैं हेडिंग्स को। अब यहाँ पे मुझे कोर्सेज़ दिखाने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोर्सेज़, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मान लो फीस हो सकता है या कुछ भी। फिलहाल अब कोर्सेज़ में डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ होंगे, और अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि इन फ्यूचर हमने पूरा डैशबोर्ड तैयार करना है, फ़िल्टर्स लगाने हैं, तो ज़ाहिर बात है स्पेलिंग का जो मिस्टेक होगा उसके बेस पे हमें डेटा नहीं मिलेगा। अगर लाखों सेल्स होंगे तो, लाखों रोज़ होंगे तो उस पे आप काम कर रहे हो, तो फिर कहीं पे भी अगर कोर्स मैच नहीं होता तो उस पे फ़िल्टर नहीं लगेगा। तो ये फिर एक मुश्किल हो जाती है। तो हम यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 और 4 या 5 किस्म के कोर्सेज़ होंगे। उसके लिए एक बटन, जैसे कि आपने यहाँ पे ये बटन देखा, इसमें लिस्ट आ रही है। कुछ इस टाइप का मुझे लिस्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि मुझे लिस्ट इन सभी सेल्स के लिए चाहिए। आपको लास्ट तक ये बटन क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और बॉटम तक चले जाओ। फिलहाल यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद चले जाएंगे डेटा टाइप की तरफ, और ऑप्शन होगा हमारा डेटा वैलिडेशन। और इस पे इसकी जो एरो है इस पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन ही हम फिलहाल के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें सेटिंग्स में, जो कि फर्स्ट ग्रुप है, दूसरा इनपुट मैसेज है, तीसरा एरर अलर्ट है, और सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इस रेंज में किसी भी टाइप का वैल्यू अलाउ है, और हम चाहते हैं कि हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लिस्ट के लिए लिस्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, लिस्ट का आप यहाँ पे सोर्स बता सकते हो। लिस्ट अगर आपने कहीं और पे क्रिएट की है तो आप उस जगह का लोकेशन कुछ इस तरह से बता सकते हो, पर इन फ्यूचर अगर यहाँ से डेटा चली जाएगी तो फिर ये बटन्स काम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे इनपुट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मान लें DIT, ADIT, वेब डिव, और उसके बाद प्रोग्रामिंग, और फिर यहाँ पे लिखते हैं टाइपिंग। मैंने कुछ कोर्सेज़ के नाम यहाँ पे मेंशन कर लिए, और यहाँ पे AI को भी मेंशन करते। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हर एक सेल अब यहाँ पे हर एक सेल के बगल में आपको बटन दिखेगा। उस बटन के बेस पे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, तो हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ए लिखते हो तो ख़ुद ब खुद आ जाएगा ए का लिस्ट, कि वो कोर्सेज़ जिसके नाम में और जो स्टार्ट होते हैं ए से, वो कोर्सेज़ ये रहे। तो AI को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह मैंने डी वाले कोर्सेज़ आ जाएंगे। तो कितना ईजी हुआ यहाँ पे। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नामुमकिन हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे टाइपिंग करते हैं इंटर, तो ये चीज़ यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता। दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल।
और रीट्राई, फिर आप कुछ और टाइप करेंगे तो टाइपिंग इसमें अलाउ नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और टाइप कर लूँ जो लिस्ट में नहीं आ रहा तो ज़ाहिर बात है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी आपके पास लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको समझ आ चुका होगा। और अगर हम सिलेक्शन करेंगे, वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको ये चीज़ हटानी है तो ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर ऑल। और कुछ मज़ीद आपको कोर्सेज़ ऐड करने, आपने अपडेट कर लिया नया कोर्स मतलब एकेडमी में लॉन्च होती हैं वगैरह, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये मैं एग्जांपल कोर्सेज़ के लिए दे रहा हूँ, पर ये बटन आप किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आप स्पेसिफिक डेटा को बार बार किसी रेंज में टाइप कर रहे हो तो उसके लिए ये बटन बना लो। ये बटन आपका हेल्प करेगा सिलेक्शन में, तो आपको मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है जिसका नाम है वोल नंबर और फिर डेसिमल। तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर या तो फिर इस वाले सेल में ये चीज़ें अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दें और फिर वोल नंबर। अब जो ओल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर आपको कहाँ तक इसे लेके जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। पर सबसे पहले मिनिमम नंबर मैंने कहा ज़ीरो होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर 10। 10 से ऊपर नहीं जाना है, ज़ीरो से नीचे नहीं जाना। ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो टाइप करता हूँ तो एक्सेप्ट किया जाएगा, 10 टाइप करता हूँ तो एक्सेप्ट किया जाएगा, -1 टाइप करता हूँ तो एरर। और सेम इसी तरह अगर मैं 11 टाइप करता हूँ तो एरर। तो हमने एक रेंज दे दी, उस रेंज के दरमियान में इन बिटवीन आप जो भी नंबर टाइप करोगे वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे बाहर निकलोगे तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जब भी आपको किसी रेंज के बेस पे किसी सेल में डेटा अलाउ करना है, किसी रेंज में डेटा अलाउ करना है तो डेटा वैलिडेशन में ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है वोल नंबर। और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे कि मान लें हमने यहाँ पे हाँ नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं करने, मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में नेगेटिव नंबर्स ना आए, फ़िलहाल भी नहीं आ रहे। पर ज़ाहिर बात है यहाँ पे 10 से ऊपर वाले नंबर्स भी नहीं आ रहे, तो मुझे सिर्फ नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे अलाउ नहीं करने। तो डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल, यहाँ पे क्लिक करके वोल नंबर और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसका नाम होगा इक्वल टू। इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पे ग्रेटर देन चूज़ करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स अलाउ नहीं करने, तो मैं लिखूँगा ग्रेटर टू 0। अब अगर ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 1 टाइप करूँगा, एक्सेप्ट हुआ, 2 टाइप करूँगा, एक्सेप्ट हुआ, 0 टाइप करूँगा, नहीं आ रहा। पर ज़ाहिर बात है अपने ज़ीरो को भी इसमें अलाउ करना है तो स्टार्ट कर लो -1 से। अब कैसे -1 से? तो मैं यहाँ पे वापस क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा -1। अब ओके पे क्लिक कर दें तो ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 से 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं -1 दे देता हूँ इसे, एक्सेप्ट नहीं की जा रही। और अगर मैं इसे दे देता हूँ -2, तो नेगेटिव जो नंबर्स हैं उन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा ली, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। और सेम इसी तरह यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक रेंज के बीच में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करना या इनको अलाउ नहीं करना, इनसे बाहर निकल कर बाकी चीज़ें अलाउ कर लो, जैसे कि नॉट बिटवीन मैंने कहना है कि 0 और 10 के बीच में जो नंबर्स हैं इनको अलाउ मत करना। तो नॉट बिटवीन, इनके बीच में जो नंबर्स नहीं होंगे ज़ाहिर बात है उनको अलाउ करना, जो इनके बीच में होंगे उनको अलाउ नहीं करना। ओके पे क्लिक करेंगे, अभी आप लिखूँगा 0, नहीं हो रहा। और अगर मैं लिखूँगा 1, नहीं हो रहा। पर अगर हम लिखते हैं -1 जो कि 0 और 10 के बीच में नहीं है, और अगर मैं लिखता हूँ 9, नहीं हो रहा। लिखूँगा 10, नहीं हो रहा। पर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 11, 11 एक्सेप्ट किया जा रहा। तो आपने एक रेंज बता दिया है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो नंबर्स हैं सिर्फ वो अलाउ कर लो, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो नंबर्स है वो अलाउ मत करो, बाकी अलाउ कर लो इस साइड पे जो नंबर्स है। तो आप कुछ इस तरह से इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप के आपको डेटा के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल नंबर जिसमें ज़ीरो नहीं होगा, पर हाँ बाकी आप नंबर्स इसमें लगा सकते हो। लिस्ट आपने देख लिया, डेट पे या टाइम पे अपनी चीज़ें अप्लाई करनी है तो ये ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है जो कि बहुत मज़े का है जिसका नाम है टेक्स्ट लेंथ। अब जो टेक्स्ट की लेंथ है, जैसे कि मान लें आपने नेम में यहाँ पे कुछ ए टाइप कर लिया तो ये एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने ए टाइप किया, मैंने बी टाइप किया। अब इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, मान लें मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। मैं चाहता हूँ कि जो नेम है वो मिनिमम 3 लेटर्स, जैसे कि छोटे नेम है वो 3 लेटर्स में आ जाते हैं, जो बड़ा नाम है वो 11। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नाम कोई भी इंसान टाइप कर ले, अब इतना बड़ा नाम नहीं होता तो ये हमारा डेटा को ख़राब कर सकता, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं
कैसे लगाएंगे रिस्ट्रिक्शंस तो सीखेंगे यहाँ पे, पर अब मान के चले कि ये चीज़ हम नेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेल पे वापस क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके, और इस चीज़ को डिलीट कर दें। फिलहाल इसमें अगर मैं एक लेटर टाइप कर लूँ या इसमें मैं जितना भी बड़ा लेटर है वो टाइप कर लूँ और जितना भी बड़ा वर्ड है वो टाइप कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो चलो लगाते हैं इस पर रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे क्लिक, हाँ सिलेक्शन आप कर सकते हो अगर पूरे रेंज की बात कर रहे हो। फिलहाल एक ही सेल पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा टेक्स्ट लेंथ, मिनिमम कितने लेटर्स अलाउ करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3। मैक्सिमम कितने लेटर्स अलाउ करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 12। ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ए लिखूँगा, नहीं आ रहा। और ये चीज़ नंबर्स के लिए भी काम करता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर्स की जो लेंथ है वो 10 तक होनी चाहिए, पर लेंथ 0 से लेकर 10 तक। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वापस और हम यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ, अब टेक्स्ट की जो लेंथ है वो मिनिमम, अब ज़ाहिर बात है अगर मैं 0 लिखूँगा या तो फिर यहाँ पे 3 लिखूँगा तो 3 डिजिट्स का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 और यहाँ पे लिख सकते हैं 12 या तो फिर 13 अगर कोई कोड भी टाइप करना चाहते हैं तो मिनिमम 10। वैसे तो नंबर्स होते हैं 11, तो हम 11 और 13 अलाउ करते हैं। और स्टार्ट में अगर वो कोड भी टाइप करता है तो कोड टाइप करके 2 डिजिट्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसे 12 लिख सकते हैं या तो 13 लिख लो, तो जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। तो हम ये चीज़ पूरे रेंज पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके, और इसके बाद ये ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हो गए, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक 10 नंबर नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और डिजिट ऐड कर लिया। अब हमने शायद मिनिमम 11 बताया था, तो चलो यहाँ पे नंबर दे देते इसे 11 तक। तो ये हो गए हमारे पास 11 तक नंबर, इंटर। तो ये एक्सेप्ट हो चुकी है और इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि इसे नंबर फॉर्मेट दिया जाए। डेसिमल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से कम कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप कॉन्टेक्ट में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर चले जाएंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और हमने कहना है 3 और 12 के बीच में नाम आना चाहिए। जैसे कि नामों के लिए हमने ये चीज़ क्रिएट करना था। ओके पे क्लिक करेंगे। छोटा सा नाम, अगर मैं ए लिखूँगा, एक लेटर का नाम शायद ही होता है। ए बी लिखूँगा, 2 लेटर्स का नाम शायद ही होता है, पर 3 लेटर्स का नाम होता है, जैसे कि अली या तो फिर NCS, 3 लेटर्स का नाम है। और अगर यहाँ पे लेंथ चला जाता है, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस में बताया था 12 से ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नसीब खान, 6 करेक्टर्स और फिर ये 10 और फिर दरमियान में स्पेस, ये हो गए 11। इंटर, एक्सेप्ट किया जा रहा। पर अगर मैं यहाँ पे एक और लेटर, ये भी एक्सेप्ट किया जा रहा, एक और लेटर इसमें ऐड करूँगा, इंटर, तो पे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का मतलब है कि आपको किस रेंज में किस टाइप का डेटा अलाउ करना है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा लो। जो फालतू का डेटा है ये फिर उस रेंज में अलाउ नहीं किया जाएगा। और हम इस पर वापस क्लिक करना चाहेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें इनपुट मैसेज, कि कोई भी इंसान अगर इस वाले सेल पे क्लिक करेगा तो आप उसको बता सकते हो कि इसमें किस टाइप का डेटा उसे टाइप करना चाहिए। तो वो डायरेक्ट बता देगा कि ये एरिया किस टाइप के डेटा के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आपका जो नाम है वो 3 और 11 लेटर के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, पर हम ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से देखना चाहेंगे कि इन बिटवीन 3 मिनिमम और फिर मैक्सिमम 12। और इसके बाद इनपुट मैसेज क्या होगा, टाइटल देंगे इनपुट मैसेज को। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट फील्ड फॉर नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम और यहाँ पे लिखेंगे नेम मस्ट बी इन बिटवीन 3 to 12 लेटर्स। ओके, अब जैसे ही किसी सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि इस एरिया में किस टाइप का यहाँ पे डेटा हमें टाइप करना चाहिए और उसका लेंथ क्या होगा। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सेल को। हाँ, इस वाले सेल पे हमने ये चीज़ नहीं लगाई, तो इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो इस सेल पे भी ये चीज़ आ जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे एरर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एरर अलर्ट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वो है स्टॉप। स्टॉप मतलब कि इसमें वो रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली डेटा को सपोर्ट कर लो और अलाउ कर लो। और अगर हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है जैसे कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 लेटर्स आने चाहिए, तो ज़ाहिर बात है इतने ही लेटर्स एक्सेप्ट करने होंगे। स्टॉप कर लो, अलाउ मत करना अगर वो कुछ गलत डेटा देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, तो ये अलाउ किया जाएगा। और सेम इसी तरह अगर n, मैंने लिखा NA, मैंने लिखा NAS, तो ये अलाउ किया जाएगा। पर वो हमें स्टॉप कर रहा है, इनवैलिड डेटा यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे वापस, और यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो किस टाइप का डेटा यहाँ पे अलाउ करना है। और एरर का जो बॉक्स था जो कि आपके सामने आ रहा था, इसको पूरा चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करेंगे? डेटा वैलिडेशन बटन पे क्लिक कर लो, टाइटल। तो हम यहाँ पे टाइटल में लिखते हैं इनवैलिड नेम, और लिखेंगे यहाँ पे प्लीज़ टाइप नेम इन बिटवीन 3 to 12 करेक्टर्स। और इसके बाद ओके पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे ए टाइप किया इंटर, तो इनवैलिड नेम और प्लीज़ टाइप नेम इन बिटवीन 3 to 12 करेक्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका कि एरर का मैसेज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वापस इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एरर्स इनको समझते हैं। तो फर्स्ट स्टॉप था, दूसरा वार्निंग। ये सिर्फ वार्निंग देगा, पर आपको दो ऑप्शंस देंगे कि अगर आपने डेटा को ठीक करना है तो ठीक भी कर सकते हो, जो गलत डेटा है उसको यहाँ पे अलाउ करना है, उसी को रहने देना है तो वो भी कर सकते हो। तो मतलब ये आपको अलाउ का ऑप्शन भी दे देता है। ओके पे क्लिक करेंगे वापस। मैंने यहाँ पे लिखा ए, इंटर, दो बटन आ रहे हैं। कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर नो पे क्लिक करूँगा तो ये वापस हमें एडिट करने का बोलेगा, पर अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो देख लो ए यहाँ पे इसने अलाउ कर लिया। और सेम इसी तरह यहाँ पे अगर दूसरे वाले सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वापस क्लिक। अब स्टॉप आपने समझ लिया, वार्निंग समझ लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपके पास इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ बताया जाता कि आपके पास ये चीज़ें यहाँ पे होने चाहिए थे जो कि आपने नहीं किए, पर कोई बात नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड नेम, नेम इन बिटवीन 3 to 15, या तो 12 था शायद। ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे अगर मैं ए लिखूँगा, इंटर करूँगा, तो इसने कहा इनवैलिड नेम, नेम इन बिटवीन 3 और 12। ओके पे क्लिक करेंगे तो देख लो इसने सिर्फ हमें बॉक्स दिखा दिया, चीज़ को अलाउ कर लिया, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। अब लास्ट चीज़, यहाँ पे आपके पास ये दो बटन्स रह जाते, सर्कल इनवैलिड डेटा। अब इस वाले डेटा में कहाँ पे इनवैलिड डेटा टाइप हुआ है जो कि डेटा वैलिडेशन के अगेंस्ट जाता है, तो इस पर क्लिक कर लो। ये वो डेटा आपको सर्कल करके दिखा देगा। और क्लियर करना ये सर्कल्स, तो यहाँ से आप ये सर्कल्स क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमें डेटा टूल्स में मिल जाता है जिसका नाम होगा यहाँ पे कंसोलिडेट। और कंसोलिडेट का सिंपल काम है समराइज और समरी करना, आपके डेटा का समरी निकालना। जैसे कि डिफरेंट टाइप के मंथ्स का आप डेटा कलेक्ट करते हो। अब अगर 3-4 मंथ का डेटा है, आप चाहते हो कि उनका मुझे टोटल निकालना है, तो फिर ये कंसोलिडेट ऑप्शन आपका हेल्प करेगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना है गौर से देखना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऐसा शीट क्रिएट करना है जिसमें हमें टोटल चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ्स का मेरे पास यहाँ पे डेटा है, और मुझे इन डेटा को यहाँ पे टोटल करना है लास्ट वाले शीट में। तो सबसे पहला काम जो कि हमें करना है वो लास्ट वाले शीट में रहना है, फर्स्ट वाले सेल में। और इसके बाद हमने कंसोलिडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे हर एक शीट का रेफरेंस देना है, पर सबसे पहले ये सारे चेक्स हटा लो। ये चेक्स लास्ट के लिए हैं कि यहाँ पे डेटा कैसे ऐड करना है, पर हम ये चेक्स के थ्रू बताएंगे। पर सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना क्या है, समरी किस चीज़ के बेस पे। जैसे टोटल है तो ज़ाहिर बात है हमें सम करना है, पर आपको यहाँ पे बाकी फंक्शंस भी मिल जाते हैं जैसे कि काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स वगैरह। पर फिलहाल हमने यहाँ पे रेफरेंसेस देना है। तो टोटल वाली शीट में कर्सर पड़ा है, और अब चले जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट शीट की तरफ, और यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। फिर दूसरा शीट, और इसने खुद ब खुद सिलेक्शन कर ली क्योंकि एक्सेल भी स्मार्ट है, और ऐड पे क्लिक करते हैं। और फिर थर्ड शीट, इसने भी यहाँ पे वापस खुद सिलेक्शन कर ली, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद लास्ट वाले शीट में डेटा को सबमिट करने से पहले बता दो कि हेडर्स क्या है। जैसे कि सम फंक्शन, ये तो ये ऊपर वाले हेडर्स और लेफ्ट वाले हेडर्स पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करने के लिए हमें बताना होगा मैनुअल यहाँ पे। तो ये दो चेक्स हम बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर इन शीट्स में मुझे इन फ्यूचर अगर अपडेट करना हुआ तो इनमें अपडेट करने से यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे ये चेक भी लगा लें।
फिलहाल अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इसने हमें डेटा समराइज़ करके दे दिया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो कि मिस हो जाती है वो है आइटम, वो आप यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कंसोलिडेट जैसा ऑप्शन का और बटन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया शीट उठाते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं जिसका नाम है डेटा टैब में यहाँ पे मैनेज डेटा मॉडल। अब ये काम कैसे करता? तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, वो डेटा यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद इस डेटा को हमने टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। और नेक्स्ट काम जो कि हमें करना है एक और टेबल क्रिएट करना, तो यहाँ पे नेक्स्ट शीट और इसमें एक और टेबल है। मान लो हमारे पास दो अलग अलग टेबल है। एक टेबल में हमने कस्टमर का यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना है और दूसरे में यहाँ पे हम उसके ऑर्डर्स को कलेक्ट करना चाहेंगे। तो ये दूसरा टेबल कंट्रोल टी से इसे भी एक दफ़ा टेबल में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट काम जो कि हमें करना है, ये दोनों टेबल्स का हमने प्राइवेट टेबल क्रिएट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर है ये इस वाले कस्टमर ने दिया है और इस कस्टमर की ख़ुद की आइडेंटिटी होगी, आईडी होगी, यूनिक आईडी, और यही सेम चीज़ यहाँ पे आईडी रिपीट हो रही होगी। तो आईडी के बेस पे हम एक शीट से दूसरी शीट में जो डेटा है वो मिक्स कर सकते हैं। अब कैसे मिक्स करेंगे? मान लो मुझे प्राइवेट टेबल इसका बनाना है और प्राइवेट टेबल के बेस पे मुझे देखना है कि C001 जो कि नसीब खान है, इसके यहाँ पे कौन सा ऑर्डर था। अब ये चीज़ें पता करने के लिए या उसने कितने ऑर्डर्स दिए हैं, तो वो चीज़ें पता करने के लिए हम ये दो डेटा मिक्स करना चाहते हैं। अब कैसे मिक्स करेंगे? तो डेटा को मिक्स करने से पहले आपको डेटा का रिलेशन क्रिएट करना है और इसके लिए आपका हेल्प करेगा यहाँ पे ये ऑप्शन। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन का नाम है मैनेज डेटा मॉडल। पर ये तभी काम करेगा जब आप बहुत सारे टेबल्स का आपस में रिलेशंस क्रिएट करते हो और फिर आपको देखना है कौन सा टेबल किस चीज़ के साथ और किस टेबल के साथ, रेंज के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तभी ये काम आएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे रिलेशंस और रिलेशंस को इनेबल करना है, एक शीट को दूसरी शीट के साथ लिंक करना है। अब कैसे लिंक करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अगर डेटा वैसे ही समराइज़ करना है, तो हमें पता है समरी निकालने के लिए प्राइवेट टेबल हमारा हेल्प करता। तो यहाँ पे क्लिक कर लो और प्राइवेट टेबल को बता दो कि इस डेटा का मुझे एक प्राइवेट टेबल और समरी टेबल क्रिएट करके दे दो। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट काम जो कि हमें करना है, ये तो पहला टेबल था, पर हाँ, टेबल को आप नाम भी दे सकते हो। जैसे कि ये मेरा पहला टेबल है, इसको हम यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टैब से जाके यहाँ पे नाम देते। जैसे कि इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऑर्डर्स और इस वाले टेबल का नाम हम रख लेंगे यहाँ पे कस्टमर्स। अब दोनों टेबल्स के नाम हमने चेंज कर लिए। प्राइवेट टेबल को एक दफ़ा डिलीट करके वापस क्रिएट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक, जाना था इंसर्ट टैब, प्राइवेट टेबल, सिंपल ओके। प्राइवेट टेबल आ चुका है और लास्ट में इसे प्लेस करते हैं और नेक्स्ट काम जो कि हमें करना है वो यहाँ पे हमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़ाहिर बात है शीट दिख रही होगी। अब बाकी शीट्स हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे, तो उन शीट्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के दो तरीके हमें मिल जाते हैं। सबसे पहला तरीका कि हमें यहाँ पे चले जाना है पावर प्राइवेट की तरफ और यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल है इसके बीच में कर्सर रखेंगे, ऐड टू डेटा मॉडल, इस पर क्लिक करना है इस बटन पे। और क्लिक करने के बाद ये सिंपल हमारा जो वो टेबल था वो सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुका है ऐड टू डेटा मॉडल में। और जो दूसरा टेबल है इसमें भी कर्सर रख के ऐड टू डेटा मॉडल इस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब वापस चले जाएंगे प्राइवेट टेबल की तरफ और हमें यहाँ पे एक टैब मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा। तो एक काम करेंगे, इस प्राइवेट टेबल को वापस डिलीट करेंगे और एक दफ़ा फिर क्रिएट करते। तो इंसर्ट प्राइवेट टेबल, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। अगर आपको यहाँ पे पावर प्राइवेट नहीं मिलता तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ से भी डेटा को अपने डेटा मॉडल में इंसर्ट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। ओके पे क्लिक करते और सेम यही चीज़ दूसरे टेबल के साथ, तो ज़ाहिर बात है वही काम ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दो बटन्स मिल जाएंगे, एक है एक्टिव। एक्टिव हमारे पास ये ऑर्डर्स वाला टेबल आ रहा है और ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ पे सारे आपके टेबल्स आ जाएंगे। अब जो एक्टिव टेबल है वो हमारा ऑर्डर्स वाला है, दूसरा टेबल नहीं आ रहा कस्टमर्स नाम का। तो इस पर राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से दोनों यहाँ पे जो टेबल्स है वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे।
अब इनमें जो यूनिक डेटा है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, जो रिपीट हो रहे हैं उनका एक ही चेक लगा लो, जैसे कि कस्टमर आईडी यहाँ पे आ रही है और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी आ रही है, तो ये 2 दफ़ा तो हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें इसके साथ नाम चाहिए होगा तो नाम आ जाएगा, फिर सिटी चाहिए होगा तो सिटी आ जाएगा, और इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे और अमाउंट चाहिए होंगे, तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो अमाउंट है वो यहाँ पे ये ठीक से डिटेक्ट नहीं कर रहा, और अमाउंट देखा जाए तो यहाँ पे अमाउंट बार बार सेम अमाउंट रिपीट हो रही होगी, तो मतलब यहाँ पे दोनों डेटा और दोनों टेबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए और डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर ले, वो यूनिक डेटा सिर्फ हमें मिले जो कि हमें चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ये आ जाती है आपके पास एक छोटा सा पॉपअप, और इस पे कहा जा रहा है रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल में बी नीडिड। तो ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये डिटेक्ट कर लेगा, और फिर मैनेज रिलेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल इसे क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसने खुद ब खुद रिलेशंस क्रिएट कर ली, और डेटा जो इतना लेंथी रिपीट हो रहा था उसने यहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर लिया। अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशन देखने के लिए हमने डेटा टेब की तरफ चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और रिलेशनशिप यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि पावर टेबल ने हमारे लिए ये खुद कर लिया। तो ज़ाहिर बात है इसकी फिर हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे जो मिल जाता है वो मैनेज डेटा मॉडल, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डेटा मॉडल की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको टैब्स और ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में अपने टेबल देखने हैं। तो हमारे यहाँ पे टेबल बताया जा रहा है कि ऑर्डर्स वाला जो टेबल है वो लिंक है और रिलेशन में है कस्टमर्स वाले टेबल के साथ। तो अगर आपके पास बहुत सारे टेबल आपको देखना है कौन सा टेबल किस टेबल के साथ लिंक है, कौन सा टेबल किस टेबल के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है, तो हम इजीली यहाँ पे पावर पाइवेट फॉर एक्सेल इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे डेटा टैब में, और ऑप्शन का नाम यहाँ पे होगा रिलेशनशिप्स के थ्रू। सबसे पहले आपको रिलेशंस वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ चुकी होगी, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैनेज डेटा मॉडल, और इसके थ्रू आप वो रिलेशंस फाइंड कर सकते हो और रिलेशंस देख सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है 3D मैप। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेटा को 3D मॉडल और 3D मैप के फॉर्म में देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और शीट उठाते हैं। मेरे पास यहाँ पे डेटा पड़ी है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इस डेटा को मुझे मैप में देखना है, तो कंट्रोल A सिलेक्शन करेंगे। ऑप्शन का नाम 3D मैप, ऑप्शन का नाम यहाँ पे होगा 3D मैप, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये एनालाइज करेगा हमारे डेटा को, और हमारे डेटा को यहाँ पे एक मैप में शो कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे फील्ड की लिस्ट हमें दिख रही होगी, और उसके इस साइड पे हमें लेयर्स, हम यहाँ से लेयर्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं लेयर्स को। और उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन के किस चीज़ के बेस पे आपको यहाँ पे चीज़ें देखने हैं, कंट्री के बेस पे, सिटी के बेस पे। तो डेटा में जो जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है वगैरह तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ से आप रोटेशन कर सकते हो, आप यहाँ से जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, माउस का व्हीलर भी घुमा के जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। थीम पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो, जिस टाइप का भी आपको थीम चाहिए आप इजीली यहाँ पे वो थीम उठा सकते हो। अब इसके अलावा हम यहाँ पे अगर अपना डेटा देखना चाहते हैं जो कि डेटा हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हाइट और कैटेगरी, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें कंट्रीज़ दिखाए जाएंगे पहले लेयर में। और फिर हाइट पे क्लिक करते इसमें हमें क्या देखना है, मैं कहूँगा सेल्स देखना है, तो ये हमें सेल्स दिखा देगा कंट्रीज़ के बेस पे। तो यहाँ पे इसके मतलब जो भी कंट्री होगी, जैसे कि यूके की ये कंट्री है, और इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक सूबे में इसका इतना और दूसरे सूबे में इसका इतना सेल हुई है। और इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सी कंट्री है, यूएई, और इसमें हमें सेल्स दिखाया जा रहा है कि इसके 2 सूबों में सेल। और सेम इसी तरह यहाँ पे फिर आ जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी 2 सूबे। और अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड को कुछ इस तरह से और वर्ल्ड के मैप को कुछ इस तरह से घुमा लेंगे, तो जहाँ जहाँ पे हमने सेल की होगी वो सारी चीज़ें ये हमें दिखा देगा। और यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस जैसे कि फ्लैट मैप और फाइंड लोकेशन, आप लोकेशन यहाँ पे सर्च कर सकते हो जो भी लोकेशन आपको फाइंड करना है। और मैप के लेबल्स देखने हैं तो ये आपको यहाँ पे लेबल्स दिखा देगा। जूम करके आप मज़ीद चीज़ें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं 3D मैप में। और अगर आपको 2D चार्ट्स भी चाहिए तो यहाँ से चार्ट्स को भी इनेबल कर सकते हो। फिलहाल ये वाली जो विंडो वो हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको ये 3D मैप नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट कर लो, डिलीट की प्रेस कर लो, ये डिलीट हो जाएगा।
अब यहाँ पे जो आपके पास डेटा टैब है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम होगा एनालाइज डेटा। अब डेटा को एनालाइज करके इसके लिए कौन सा पिवट टेबल ठीक रहेगा और कौन सा चार्ट ठीक रहेगा, ये खुद ब खुद एक्सेल आपके लिए कर लेगा। तो आप यहाँ पे डेटा इसे सेलेक्ट करके दे दे, एनालाइज पे क्लिक कर ले, एनालाइज डेटा। और इसके बाद ये हमें कह रहा है कि इसके लिए ये वाला पिवट टेबल बेस्ट रहेगा और इसके लिए ये वाला चार्ट बेस्ट रहेगा, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसने आपको ऑप्शंस दे दिए। तो इसमें से जो भी ठीक लगे आपको, जो भी ऑप्शन, आप उस पर डबल क्लिक कर ले और इंसर्ट कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे डेटा टूल्स पूरा समझ आ चुका होगा कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे डेटा टूल्स के बाद मिल जाता फोरकास्ट के नाम से, और इसमें फर्स्ट ऑप्शन व्हाट इफ़ एनालिसिस के नाम से। अब इसका काम क्या है, और इसमें यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। सबसे पहला ऑप्शन सिनेरियो मैनेजर, इसका काम क्या है समझते हैं। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पे ये डेटा, और इस डेटा में प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं और यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, और इसके बाद हर एक यूनिट की प्राइस क्या है, और उसके बाद टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है एक सिंगल प्रोडक्ट ने। और ये जो रेवेन्यू है ये हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई किया है प्राइस पर यूनिट को, प्राइस पर यूनिट के साथ, और इसके बाद ये हमें जनरेट होके मिल जाता। अब अगर मान लें हमें ये देखना है कि अगर ये यूनिट्स कम होते या ज़्यादा होते, इस डेटा के साथ हमने चेंज करके हमने यहाँ पे रिज़ल्ट देखना है। पर ये रियल डेटा है, रियल डेटा को हम चेंज नहीं करना चाहते। पर यहीं पे हम डेटा को अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यूनिट्स ऊपर नीचे कर दे, तो मैं चाहता हूँ कि ये रेवेन्यू मुझे देखना है, रेवेन्यू मुझे देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं सिनेरियो मैनेजर का। और आप रियल डेटा को यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, आपका रियल डेटा रियल ही रहेगा, सेम ही रहेगा। पर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिनेरियो बना सकते, और उसके बेस पे अपना डेटा देख सकते हैं कि अगर इतने यूनिट्स सेल होते तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता, अगर सेल 50% इंक्रीज़ होता या तो 50% डाउन आता, 20% इंक्रीज़ होता, तो वो यूनिट्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सिनेरियो आप इंक्रीजिंग के लिए बना रहे हो या डिक्रीजिंग के लिए बना रहे हो, जैसे कि मान लें मैं यहाँ पे बेस्ट सिनारियो बनाता हूँ। सिनारियो या सिनारियो जो भी आप इसे कह दो, काम जानते हैं इसका। बेस्ट सिनारियो या तो बेस्ट केस, और उसके बाद चेंजिंग सेल। तो मैं यहाँ पे ये यूनिट्स इसे दे दूँगा। यूनिट्स देने के बाद और नेक्स्ट हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। इंटर वैल्यूज़ फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल। अब पहले इसमें डेटा आ रही है, आपको यहाँ पे डेटा किस बेस पे चेंज करनी है। तो मान लो मुझे यहाँ पे इसे इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे इसे करते हैं 200, इसे करते हैं 320, और इसे करते हैं हम 230, और इसे करते हैं हम 100। अब यहाँ पे यूनिट्स हमने इंक्रीज़ कर लिए, ये यूनिट्स सोल्ड, और ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला सिनेरियो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मान लिया हमने ये देखना है कि अगर इसके हाफ हाफ यूनिट सेल होते, मतलब ये डिक्रीज़ होते या कम सेल होती, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता। तो उसके लिए ऐड पे वापस क्लिक करेंगे, एक और सिनेरियो बनाते हैं, और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि हम उसका नाम रखते हैं वर्स्ट केस। और इसके बाद वापस वही सेम रेंज हमने इसे दे देना है और ओके पे क्लिक करना है। अब यूनिट्स वापस चेंज करते हैं। तो ये 120 ये मिड रेंज है, इसका ऊपर वाला रेंज हम बता चुके हैं। अब नीचे वाले, मतलब अगर 50% या 100% सेल इंक्रीज़ होती तो रेवेन्यू कितना जनरेट होता, वो हम बना चुके हैं। अब मान लो यहाँ पे सेल हम 50% डिक्रीज़ करते हैं, तो क्या रेवेन्यू जनरेट होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 60 यूनिट्स। 250 की बजाय यहाँ पे हम रखते हैं 125, और इसके बाद 180 की बजाय 90 रखते हैं, और 60 की बजाय 30। तो 50% हमने सेल को यहाँ पे डिक्रीज़ कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोनों सिनेरियो आ चुकी हैं। अब अगर हमने यहाँ पे देखना है कि बेस्ट केस में यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता, तो शो पे क्लिक करेंगे। तो बेस्ट केस में इतना रेवेन्यू जनरेट होता, और वर्स्ट केस में कितना रेवेन्यू जनरेट होता, शो पे क्लिक करेंगे। तो वर्स्ट केस में या तो फिर 50% अगर सेल डिक्रीज़ होती तो इतना रेवेन्यू जनरेट होता। अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो समरी बटन पे क्लिक कर लो, और उसके बाद सनारियो समरी या सनारियो पाइवट रिपोर्ट। अब यहाँ से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। पर हाँ, रिज़ल्ट सेल्स, इसमें हमने ये वाला रेंज देना है, क्योंकि यही तो चेंज होंगे। यहाँ पे ये यूनिट्स यूनिट्स ऊपर नीचे, तो ये अपडेट होगा इन यूनिट्स के बेस पे। तो आप एक दफ़ा ये सेलेक्ट करके समरी क्रिएट कर लो, फिर ये सेलेक्ट करके समरी क्रिएट कर लो, देख लो जो भी आपके लिए ठीक लगे। फिलहाल ओके पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद इसने हमें यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो समराइज़ करके दे दिया।
तो कितना ईज़ी था अपने डेटा को समराइज़ करना और उसमें ये बताना कि अगर 50% सेल नीचे चला जाता है या 50% ऊपर चला जाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है रेवेन्यू पे। और इसमें हमारा हेल्प कर लिया यहाँ पे एक ऑप्शन ने जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे जो मिल जाता है उसका नाम है यहाँ पे गोल सीक, और गोल सीक हमारा हेल्प करता है फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। अब मान लें हमने यहाँ पे अगर 100 यूनिट्स सेल कर लिए तो इसमें 80,000 रुपये बने। पर अगर हमें 1 लाख तक पहुँचना हो तो कितने यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए। अब फ़िलहाल यहाँ पे तो कैलकुलेशन ईजी आप खुद से भी कर लोगे, पर यहाँ पे हमारा हेल्प करेगा व्हाट इफ़ एनालिसिस के इनसाइड गोल सीक। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है और ये टोटल हम यहाँ पे निकाल के ला रहे हैं B2 को मल्टीप्लाई करके C2 के साथ। तो ये यूनिट कितने यूनिट सेल हुए और हर एक यूनिट की प्राइस क्या थी, और यहाँ पे हम 80,000 तक पहुँच चुके हैं। अब हमें ये पता करना है कि अगर हमें 1 लाख तक पहुँचना हो तो कितने यूनिट्स हमें सेल करने चाहिए, या तो फिर टारगेट कुछ भी हो सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पे व्हाट इफ़ एनालिसिस के इनसाइड गोल सीक पे क्लिक करेंगे। आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे। सबसे पहला जो बॉक्स है इसमें फार्मूला आपका आना चाहिए। तो फार्मूला इस वाले सेल में है, तो हम यहाँ पे ये सेल इसे सेलेक्ट करके देंगे। और नेक्स्ट टू वैल्यू आपका टारगेट क्या है, तो टारगेट हम यहाँ पे बताएंगे 1 लाख। 1 लाख बता चुके हैं। नेक्स्ट बाई चेंजिंग सेल, किस चीज़ को चेंज करना है, तो मैं कहूँगा ये यूनिट्स। और उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर लें। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि 125 यूनिट अगर आप सेल करते हो उसके बाद आप 1 लाख तक पहुंच सकते हो। तो कितना इजी हुआ कैलकुलेशन। आप किसी भी चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर मेरा टारगेट ये रहेगा तो मुझे कितने यूनिट सेल करने चाहिए। जैसे कि हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। अगर मुझे किसी भी नंबर्स का, मान लें मुझे मार्क्स शीट का परसेंटेज निकालना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल लिखेंगे कि ये टोटल मार्क्स होंगे, ये ऑब्टेन होंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालना है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे हम रखते हैं 1100, और ऑब्टेन मार्क्स मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 888 मार्क्स लिए, और इसके बाद उसका परसेंटेज तो इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके 80% यहाँ पे 80.7% इसके यहाँ पे स्कोर आ चुके हैं और परसेंटेज आ चुके हैं। अब मान लें अगर हमारे पास डायरेक्ट ये परसेंटेज और उस परसेंटेज के बिहाफ पे हमने फाइंड करना है ऑब्टेन मार्क्स। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उसके मार्क्स मार्क्स अब किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसके मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं 87%, या तो फिर 92%। अब मुझे इसके यहाँ पे ऑप्टिमम मार्क्स फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारा हेल्प करेगा यहाँ पे व्हाट इफ़ एनालिसिस के इनसाइड गोल सीक। अब गोल सीक को बताएंगे कि फार्मूला कहाँ पे है, तो फार्मूला बता देंगे। सबसे पहले फार्मूला बता चुके हैं। नेक्स्ट टू वैल्यू, टारगेट क्या है, मैंने कहा टारगेट हमारा 92 है। अच्छा, नेक्स्ट चेंज क्या करना है, तो ऑब्टेन मार्क्स इसको ही चेंज करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके 92% के लिए इसको 1012 यहाँ पे मार्क्स लेने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे 92% का जो मार्क्स हैं वो बनते हैं 1012, 1012। सेम इसी तरह अगर मुझे फाइंड करना है, मान लें 777 का, 777 का, ये हमारे पास परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना इजी है। अगर 777 आ जाता तो उसका यहाँ पे फार्मूला भी सेम रहेगा। आप यहाँ पे 777 पुट कर लो तो ज़ाहिर बात है आपको परसेंटेज मिल जाएगा। पर अगर हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज ये हो 77, अब इसका हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं, तो फिर वापस चले जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस की इनसाइड गोल सीक की इनसाइड, और यहाँ पे फार्मूला कहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे ये फार्मूला बताएंगे। उसके बाद टारगेट क्या है, तो टारगेट ये हमने ठीक से सिलेक्शन नहीं की है क्या, एक दफ़ा ये सिलेक्शन ठीक करते हैं। हो गया। नेक्स्ट हमने टू वैल्यू 77 टारगेट है हमारा, और चेंज क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स। ओके पे क्लिक करेंगे तो 77% के लिए 847 ऑप्टेन मार्क्स आ जाते हैं। तो कितना इजीली आप ऑप्टेन मार्क्स लेके आ सकते हो और निकाल सकते हो। और अगर ओके पे क्लिक करोगे तो ये डेटा अपडेट हो जाती है। अगर आपने ओके पे क्लिक कर लिया तो ज़ाहिर है देख लो ये डेटा अपडेट हो चुकी है, पर कंट्रोल जी हम वापस पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है यहाँ पे डेटा टेबल, और डेटा टेबल यहाँ पे काम करता आपके प्राइसेस के बेस पे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पेन नाम का प्रोडक्ट है, 100 यूनिट्स हमने सेल किए, यूनिट का यहाँ पे जो प्राइस है वो 50, तो 5000 ये रेवेन्यू हमें जनरेट करके दे चुका है।
पर क्या होता अगर प्राइस 10 होता, क्या होता अगर प्राइस 20 होता, क्या होता अगर प्राइस 30 होता, तो ये रेवेन्यू हमें इन प्राइसेस के बेस पे भी देखना है। तो इसके लिए सिंपल हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, और फार्मूला जो कि हमने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है प्राइसेस के साथ, तो इक्वल्स टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और एंटर करेंगे तो 5000। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास यूनिट्स, ये 5000 जनरेट करके हमें रेवेन्यू दे रहा है। अब मान लें अगर प्राइस 10 होती, या तो फिर यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला हमने लगाया, ये फार्मूला ऑलरेडी भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, तो आप यहाँ पे दूसरा काम ये कर सकते हैं, इक्वल लगा के ये सेल सेलेक्ट करके इंटर कर लो, काम हो जाएगा। अब अगर 50 प्राइस है और यूनिट 100 सेल हुए हैं तो 5000 जनरेट हो रहे हैं। और अगर प्राइस 10 होती तो कितना जनरेट होता, अगर प्राइस 20 होती, अगर प्राइस 30 होती, तो हमें ये लिस्ट देखनी है पूरा। तो इसके लिए आपने ये पूरा सेक्शन सेलेक्ट करना है, और हाँ, एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है टॉप पे, और ये वाला सेल खाली रखो, और नीचे आपके पास यहाँ पे प्राइसेस जो कि आपको प्रिडिक्ट करने हैं और आपको देखने हैं, वो प्राइसेस आपने यहाँ पे लिस्ट करने हैं। वो आप रो की शक्ल में भी लिस्ट कर सकते हो, कॉलम की शक्ल में भी लिस्ट कर सकते हो। तो इस वक्त ये कॉलम की शक्ल में आ रहा है, तो व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट रो इनपुट, क्या ये रो की शक्ल में है? नहीं, ये कॉलम की शक्ल में है, तो हमने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यूज़ करना है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास प्राइस है, तो यहाँ से हमने डेटा में से प्राइसेस से सेलेक्ट करके देना है और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि अगर प्राइस 10 होता तो 1000, अगर प्राइस 20 होता तो 2000, अगर प्राइस 30 होता तो 3000, अगर अगर प्राइस 40 होता तो 4000, इसी तरह अगर प्राइस 50, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। सेम इसी तरह आप इस लिस्ट को जितना लेंथी बनाना चाहो बना सकते हो। आपको आगे भी प्रिडिक्ट करना है, अगर प्राइस ये होता तो 100 यूनिट सेल होने पे कितना हमें यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होके मिल जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस की ऑप्शंस समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इस ग्रुप का होगा, जिसका नाम है फोरकास्ट शीट। अब फोरकास्ट शीट आपके हिस्ट्री डेटा के बेस पे आपको फ्यूचर का डेटा बताता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले से कुछ डेटा आ रहा है, तो 2026 का हमने इसे सेल दिया हुआ है, और फिर 2027 का हमने यहाँ पे कुछ मंथ के सेल इसे दिया हुआ है। अब बाकी के जो मंथ रह जाते हैं, जैसे कि 12 तक ये चल जाएगा, तो बाकी के जो मंथ रह जाते हैं हमें उसका डेटा प्रिडिक्ट करना है कि ये सेल कहाँ तक जा सकती है, आगे इंक्रीज़ कितना हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो कि आपको करना है, वो डेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास डेट आ रही होगी। और डेट फॉर्मेट में भी यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट, क्योंकि ये लॉन्ग डेट शायद लॉन्ग डेट पे काम नहीं करता, पर आप ट्राई कर सकते। पर हमेशा यहाँ पे जो डेट है, डेट को आपने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और इसके बाद ये डेटा हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हाँ, 6 मंथ तक डेटा आ रही है 2027 का। और वापस चले जाएंगे यहाँ पे हमने डेटा टैब की तरफ, फोरकास्ट शीट की तरफ। आपको यहाँ पे चार्ट कैसे देखना है, फोरकास्ट कैसे देखना है, आप यहाँ पे कॉलम्स के फॉर्म में देख सकते हो, या तो फिर ये स्पार्क लाइंस की शक्ल में। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्पार्क लाइंस सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे खूबसूरत सा ये चार्ट दे देगा, और उसके रिलेटेड ऊपर आपको ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। और ये वही सारे ऑप्शन है जो कि आपने चार्ट में पहले पढ़े थे। और उसके जस्ट बाद यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो हमारा डेटा यहाँ तक था। बाकी मंथ्स का डेटा इसने खुद प्रेडिक्ट करके हमें दे दिया। तो 7वें मंथ में 6800, और अगर ख़राब हो सकता तो मतलब अगर नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता, अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें बता रहा है। ऊपर लो कॉन्फिडेंस बाउंड, और ऊपर लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड, और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड, ये दोनों चीज़ें हमें बताए जा रहे हैं कि अगर सेल मान लें अगर नीचे जाती है तो कितना नीचे जा सकता है, अगर ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जा सकता। तो इसने हमारे डेटा के बेस पे हमें डेटा, और इन फ्यूचर का जो डेटा है, और जो कमिंग मंथ्स का जो डेटा है, वो प्रिडिक्ट करके हमें दे दिया। तो एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप हिस्ट्री का डेटा इसे दे दो, और ये आपको फ्यूचर का डेटा प्रिडिक्ट करके आपको दे देता है। और इस ऑप्शन का नाम फोरकास्ट शीट। नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप यहाँ पे हमें डेटा टाइप का जो मिल जाता है, उसका नाम है आउटलाइन। आउटलाइन यहाँ पे काम करता है, अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो आपको कॉलम्स में या तो फिर रोज़ में डेटा को नहीं दिखाना, डेटा को आपने ग्रुप करना है। मान लें यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा आगे चला जाता, कंट्रोल सी कॉपी। फिलहाल ये एक रफ सा एग्जांपल है, पर डेटा इतने ज़्यादा कॉलम्स में हो सकता।
अब मान लें आपको यहाँ से और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये जो दरमियान के कॉलम्स है ये आपको नहीं देखने फ़िलहाल के लिए, तो इनको ग्रुप कर लो। ग्रुप करने के लिए सिलेक्शन यहाँ पे टॉप से हेडर से कर लो, क्योंकि अगर वैसे ही सिलेक्शन करोगे तो इसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों आ जाते हैं। ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन लेके आ जाता है कि आपको रो ग्रुप करना है या तो फिर कॉलम्स ग्रुप करने हैं। तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब कॉलम्स यहाँ पे ग्रुप हो चुके हैं, तो इस बटन पे क्लिक करने से आप यहाँ पे मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या तो फिर कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो उन कॉलम्स को जो कि आपने यहाँ पे ग्रुप किया है। और ये यहाँ पे ये इस लास्ट वाले ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। प्लस पे क्लिक कर लो, ये दिखा देगा। माइनस पे क्लिक कर लो तो ये गायब और हाइड कर लेगा। और इन ऑप्शंस का नाम यहाँ पे होगा हाइड डिटेल और दूसरे ऑप्शन का नाम शो डिटेल। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रोज़ में चीज़ों को ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे नहीं देखना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे ग्रुप हो चुके हैं। यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो डिटेल्स यहाँ पे हाइड हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमें नहीं दिख रहे। सेम इसी तरह अगर क्लोथिंग को भी हाइड करने तो सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे, क्लोथिंग भी यहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो कितना इजीली हम चीज़ों को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। अगर ग्रुप्स आपने वापस हटाने हैं तो ग्रुप्स को हटाने के लिए कंट्रोल ए, अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, रोज़ ओके, फिर अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, कॉलम्स ओके। तो यहाँ पे डेटा वापस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और जो फालतू का डेटा हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया उनको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए डिलीट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है सब टोटल। अब सब टोटल का काम क्या है? सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे पता करना है कि जो कैटेगरी वाइज हमारे पास ये 3 कैटेगरीज में डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और क्लॉथिंग, तो इसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा देखना है ओवरऑल यहाँ पे कितना सेल और कितना रेवेन्यू जनरेट हुई है। या तो फिर आपको सिटी के बेस पे देखना है कि कराची का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है किसी भी एक डिपार्टमेंट से या तो सारे डिपार्टमेंट से। तो इसके लिए हमारा हेल्प करेगा यहाँ पे सब टोटल। फिलहाल सबसे पहला काम जो कि आपको करना है वो डेटा को सॉर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे ये ग्रुप पढ़ा, यहाँ से आप डेटा को सॉर्ट कर लो। तो इस वक्त कैटेगरी में यहाँ पे डेटा सॉर्ट है, मतलब एक साथ ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेल और डेटा आ रहे हैं। और इसके बाद कंट्रोल ए सिलेक्शन करेंगे और सब टोटल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर हमें बताया जा रहा है एट ईच चेंज इन कैटेगरी, तो आपको प्रोडक्ट, सिटी या सेल्स चेंज किस चीज़ के बेस पे चाहिए। तो हमने स्टार्ट में कहा कि कैटेगरी, तो कैटेगरी ही सेलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालना है? सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। तो फिलहाल हमें सम निकालना है और सम ज़ाहिर बात है सेल्स के बेस पे होगा क्योंकि कैटेगरी, प्रोडक्ट और सिटी ये टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट तो जमा नहीं होंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये हमें यहाँ पे हमारे डेटा का टोटल दे देगा। सबसे पहला ये टोटल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल, जो कि इकाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,17,000। और फिर यहाँ पे फर्नीचर का टोटल, सेम इसी तरह क्लॉथिंग का टोटल, और टोटल भी आपको ये दिखा रहा है टोटल। मतलब ओवरऑल यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट से कितना टोटल निकल के आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, जिसे ग्रैंड टोटल कहा जाता। तो कितना इजीली आपने एक सिंगल क्लिक से हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग यहाँ पे टोटल निकाले। पर मान लें अगर मुझे सिटी वाइज ये डेटा निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो फिर सब टोटल पे क्लिक करेंगे, रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करके सॉर्ट किस चीज़ के बेस पे? सिटी के बेस पे। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सिटी और ओके पे सिंपल क्लिक करेंगे। अब सिटी के बेस पे हमने डेटा को यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, सिर्फ 2 ही यहाँ पे सिटी आ रहे होंगे। और वापस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और सब टोटल पे क्लिक करेंगे। सब टोटल कैटेगरी नहीं, इस दफ़ा हमें सब टोटल सिटी के बेस पे चाहिए। और सेल्स वही ज़ाहिर बात है, सेल्स का ही सब टोटल चाहिए होगा। ओके पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद कहा जा रहा है कि कराची का जो टोटल है वो इतना आ रहा है और फिर यहाँ पे लाहौर का टोटल इतना आ रहा है और ग्रैंड टोटल आपका टोटल इतना बनता है। तो कितने इजीली आप यहाँ पे डेटा को समराइज़ कर सकते हो और ये डेटा को यहाँ पे ग्रुप करके भी आपको देता है। जो डेटा आपको नहीं देखना, सिंपल आप उनको मिनिमाइज़ कर सकते हो और डायरेक्ट आपको यहाँ पे कराची, लाहौर और ग्रैंड टोटल दिखाया जा रहा। वापस आप इन बटन्स पे क्लिक करके इनको वापस देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे बीच में कर्सर प्लस और फिर यहाँ पे ये वाला प्लस है, यहाँ पे क्लिक फिर प्लस, तो ये डेटा हमें दिखा देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे डेटा टाइप अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे हम डेटा का डेटा ग्रुप का यूज़ करते हैं और डेटा टाइप का यूज़ करते हैं अपने डेटा के साथ, और एम एस एक्सेल में डेटा टाइप का कैसे यूज़ किया जाता।